हेलो बच्चों, दिस इज़ ए बैच लॉन्चिंग वीडियो बाय टीम कंपटीशन फॉर जेई 2026 एस्पिरेंट्स। और अगर आप बैच में इंटरेस्टेड नहीं है तो भी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बिकॉज इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई 2026 देन वी आर गोइंग टू डिस्कस सो मैनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डूज एंड डोंट्स, जो बच्चों के दिमाग में गलत परसेप्शंस हो सकते हैं जिसकी वजह से उनकी जो प्रिपरेशन है वो डीरेल हो सकती है। या फिर जो ये 13th वाले बच्चे उनके लिए तो ये लास्ट चांस है आईआईटी में जिसे बोलते हैं अटैम्प्ट करने का। तो वहाँ पे कोई गड़बड़ ना हो, क्या क्या गलतियाँ करोगे वो अगर हमें पहले से पता हो तो यू विल बी इन ए बेटर सिचुएशन टू डील विद इट। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वीडियो का फ्लो क्या है। तो सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट बैच अनाउंसमेंट बाय टीम कंपटीशन, देन आई विल डिस्कस कि बैच के फीचर क्या है। नंबर 3 पे आई विल डिस्कस कि स्टेजेस ऑफ जेई प्रिपरेशन क्या है, क्योंकि जेई अब वैसा नहीं है जैसे आज से 10 साल या 15 साल पहले था। काफ़ी टेक्निकलिटीज़ में इन्वॉल्व हो गई हैं, क्योंकि अब 2 मेंस होते हैं और एक एडवांस होता है, तो चीज़ें बहुत टेक्निकल हो गई हैं। और बिकॉज पिछले 10-20 साल में कोर्स जो थ्योरी है ऑफ कोर्स वो तो चेंज होगा नहीं, बट जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं वो ऐड ऑन होते चले जा रहे हैं। प्लस अब जो मेंस के एक एक शिफ्ट में 10-10 पेपर होते हैं, उससे यू विल हैव सो मैनी क्वेश्चंस, जिसमें से काफ़ी क्वेश्चन नए टाइप के भी होते हैं, तो वो सारा चीज़ कोर्स में ऐड होता चला जाता है। तो उसका मतलब क्या है कि अब कोर्स कंप्लीशन करने का मतलब क्या है कि इतना ज़्यादा बर्डन है कि सारा चीज़ें तो फिनिश किया ही नहीं जा सकता। बट वी कैन प्लान कि बच्चे की जो भी उसके पास अवेलेबल टाइम है प्लस जो उसकी रिसेप्टिविटी है उसके हिसाब से बेस्ट चीज़ क्या की जा सकती है, कौन कौन से क्वेश्चन कराने चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चन जिस बच्चे के पास टाइम अवेलेबल कम है ये ठीक है उसको कौन कौन से क्वेश्चन नहीं करने चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं दे हैव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो एग्जाम का जो नया स्ट्रक्चर है प्लस जो इतना ज़्यादा बर्डनसम प्रिपरेशन हो गया है उसके बारे में वी विल डिस्कस। देन वी विल टॉक अबाउट कॉम्पिटिशन एडवांटेज। फिर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है आज की डेट में कि ऑनलाइन हमें पढ़ना चाहिए या फिर ऑफलाइन पढ़ना चाहिए, उसके बारे में आई विल डिस्कस। देन 6th कोटा वर्सेज जैसे जयपुर वर्सेस होम टाउन फॉर ऑफलाइन। अगर किसी बच्चे को जैसे ऑफलाइन में जाने का अगर उसने सोचा है तो ऐसा हो सकता है कि वो सोचे कोटा आना है या फिर ऑफलाइन में कंपटीशन के बैच में आना है या फिर होम टाउन में ऑफलाइन में रहना है या फिर ऑनलाइन में पढ़ना है, तो उसके बारे में हल्का फुल्का वी विल डिस्कस। देन फॉर होम कंपटीशन इज नॉट आइडियल, मतलब कंपटीशन किन बच्चों के लिए नहीं है उसके बारे में वी विल डिस्कस। जेनरिक क्वेश्चन एंड आंसर या फिर हम इसको बोल सकते हैं डूज एंड डोंट्स, और जो रॉन्ग परसेप्शन होता है उसके बारे में वी विल टॉक अबाउट। एंड लास्ट इज जनरल पॉइंट फॉर द प्रिपरेशन, पॉइंट्स टू रिमेंबर एंड डूज एंड डोंट्स। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि जो भी ये वीडियो है आधे घंटे का या 1 घंटे का, तो वो इन्वेस्टमेंट आपके हजारों घंटे सेव कर सकता है। क्योंकि आप अगर किसी गलत परसेप्शन से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिए तो हो सकता है कि जो करेक्ट लाइन है उससे आप बहुत डेविएट हो जाओ और कोर्स करेक्शन के लिए आपको टाइम ना मिले, ऐसा हो सकता है। इट कैन कॉस्ट योर कैरियर। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो भी आपका ये ईयर्स है प्रिपरेशन के वो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं और इसका इंपैक्ट आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है आगे 30-40 साल की उसके ऊपर पड़ने वाला है। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले जो हमारा बैच है वो ड्रॉपर्स के लिए है। तो ऑफ कोर्स जो बच्चा ने इसी 2025 में 12th दिया होगा, किसी भी रीज़न से उसकी या तो प्रिपरेशन अच्छी नहीं रही होगी या फिर उसने प्रिपरेशन किया ही नहीं होगा, तो ऐसे बच्चे को टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि उसे जनवरी में तो अगला मेंस आ जाएगा, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए उसको। मेंस जैसे कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी प्रिपरेशन नहीं होती है, वो बोलते हैं मेंस 2 दे के देख लेता हूँ, ये ठीक है। या फिर बच्चे तो कम होते हैं क्योंकि बच्चों को तो बहुत अच्छी तरह पता होता है, पेरेंट्स यूजली ऐसे बोलते हैं कि तू एक बार मेंस 2 दे के देख ले, हो सकता है कुछ हो जाए। तो ये हर बच्चे को पता होना चाहिए कि अगर आपने प्रिपरेशन नहीं किया है या खराब किया है तो उसमें कुछ नहीं होने वाला, तुक्के से कुछ नहीं हो सकता, बट यू विल लूज वैल्यूएबल 20-30 डेज, जिसकी वजह से जो आपका एक्चुअल पोटेंशियल है, जो आपकी रैंक आ सकती है, दैट विल बी कॉम्प्रोमाइज। तो ये उन बच्चों के लिए है जो ड्रॉप लेके प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो जो बैच का नाम है दैट इज प्रवीण 2 और जो इसकी स्टार्टिंग डेट है दैट इज 20th मार्च। वी आर टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन बैचेस ओनली इन दिस वीडियो। 20th मार्च से स्टार्ट होगा। ऑनलाइन रिकॉर्डेड शेड्यूल्ड लेक्चर्स यू विल गेट, ताकि वो डिसिप्लिन बना रहे। एंड जो कोर्स कवर है दैट विल बी कवर्ड बाय 10th ऑफ दिसंबर। तो 10th दिसंबर तक अगर कोर्स फिनिश हो गया तो उसके बाद यू विल हैव एम्पल टाइम, लगभग 40 डेज के आसपास हो गए, जब आप पूरा रिवीजन कर सकते हैं, खूब सारे टेस्ट दे सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को कंसोलिडेट कर सकते हैं मेंस 1 से पहले, बिकॉज मेंस 1 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो बच्चा मेंस 1 में अच्छा परफॉर्म करता है फिर वो उसके बचे हुए टाइम को मेंस 2 की चिंता ना करते हुए वो पूरा एडवांस को डिवोट कर सकता है, ताकि एक्चुअल एम जो है वो तो आईआईटी में जाने के लिए है, होना चाहिए, और उसमें एडवांस के थ्रू जाते हैं। तो एडवांस में हमारा जितना अच्छा परफॉर्मेंस आएगा उतनी हमें बेटर सीट मिलेगी आईआईटी के अंदर, ठीक है। तो इसमें जो फैकल्टी टीम है एबीजे सर, एएल के सर, माई सेल्फ एंड नीरज सर के इसमें लेक्चर्स आएंगे। देन
मतलब जो भी बच्चा कंपटीशन में एडमिशन ले रहा है उसको और किसी भी तरह के रिसोर्स की जरूरत नहीं है, ना कोई टेस्ट सीरीज, ना कोई बुक चाहिए, ना कोई रिवीजन मटेरियल चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग वी विल प्रोवाइड। इवन कुछ बच्चे जैसे 13th वाले बच्चे, ऐसा भी होता है कि उनके एक सब्जेक्ट में मार्क्स सही नहीं आए तो वो बोर्ड की भी हेल्प चाहते हैं, तो दैट ऑल्सो वी विल प्रोवाइड सम लेक्चर्स, कस्टमाइज्ड लेक्चर, ताकि उस बच्चे के कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा उसको इनपुट दिया जा सके अच्छा परफॉर्म करने के लिए। तो उसी कड़ी में चैम्प जो हमारे मेंस का रिवीजन कोर्स है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री इन दिस कोर्स। तो जो भी इस कोर्स की फी है दैट इज 29,900, इसके अंदर ईच एंड एवरी थिंग इज इंक्लूडेड, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि अच्छा पोटेंशियल होते हुए भी वो बहुत सारी चीज़ें उन्हें सर्च करनी पड़ती हैं। मतलब बहुत सारे बच्चे इवन इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होते हैं बट वो इंस्टीट्यूट वाले कोर्स करा के छोड़ देते हैं, तो फिर उनको टेस्ट सीरीज ढूंढनी पड़ती है, फिर उनको जैसे बोलते हैं ना कि अच्छा मटेरियल ढूंढना पड़ता है। मटेरियल भी ग्रेडेड होना चाहिए बिकॉज देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस। बुक्स वाले यूजली क्या करते हैं कि कंपीट करने के लिए वो सारे क्वेश्चन जिधर से भी उठा के अपनी बुक में डाल देते हैं और उसमें ऐसा कोई फ्लो नहीं होता, कोई ऑर्डर नहीं होता, तो बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। इवन ऐसा भी देखा गया है कि बहुत अच्छे आईक्यू का बच्चा बुक करने की वजह से सेलेक्ट नहीं हो पाता क्योंकि उसकी जो प्रिपरेशन है वो डिटेल हो जाती है। एक चैप्टर में मान लीजिए उसके पास 500 क्वेश्चन है, अब उसे यही समझ में नहीं आता कि कितने क्वेश्चन करने चाहिए, कौन से क्वेश्चन करने चाहिए। मान लीजिए उसने डिसाइड किया कि 500 करना तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं 80 क्वेश्चन कर लेता हूँ, बट कौन से 80 क्वेश्चन, ये ठीक है, शुरू वाले, लास्ट वाले, मिडिल वाले, ऑल्टरनेट करने चाहिए। और बहुत सारे बच्चे जैसे किसी ने 150 क्वेश्चन करने की कोशिश की, उसकी वजह से उसका कोर्स पीछे चला गया और बैकलॉग बन गया, फिर वो उस भवन से बाहर ही नहीं आ पाता। तो मटेरियल इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बच्चे बहुत सारे उसमें पहले तो हंटिंग में टाइम वेस्ट करते हैं, फिर अगर गलत रिसोर्सेज है, गलत डायरेक्शन में चले गए, तो वो जो टाइम लॉस हुआ उसकी रिकवरी नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रिपरेशन इतनी ज़्यादा इंटेंस एंड एग्जॉस्टिव हो चुकी है आज की डेट में। जो क्लास फ्रीक्वेंसी है वो 4 to 6 डेज पर वीक होगा और एक दिन में 3 क्लासेस आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का। जो इस बैच का एक्सेस है, मतलब क्लासेस तो हमारी दिसंबर तक खत्म हो जाएंगी, बट इस बैच का एक्सेस आपको बिल्कुल जब तक जेईई एडवांस 2026 नहीं हो जाता तब तक रहेगा, ताकि अगर आपको वापस कुछ रेफर करना हो, कुछ रिवाइज करना हो, तो ऑल दोज थिंग्स विल बी अवेलेबल। किसी भी तरह की अगर आपको कोई क्वेरी है तो यू कैन टॉक एट दिस नंबर tetra8tetra021, यहाँ पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ये तो पहला बैच हो गया ड्रॉपर्स के लिए। देन लेट्स मूव टू सेकेंड बैच। ये वो बच्चे हैं जो 11th से 12th में जा रहे होंगे और जिन्होंने 11th का कोर्स कंप्लीट कर लिया होगा, और वो अगर 12th वाला जो पोर्शन है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो टीम कंपटीशन के साथ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा प्रखर 4 बैच है, मतलब प्रखर सीरीज का ये 4th बैच है। इसकी भी स्टार्टिंग डेट जो है वो 10th ऑफ मार्च है। इसकी स्टार्टिंग डेट 10th ऑफ मार्च है। ऑफकोर्स ऑनलाइन रिकॉर्डेड शेड्यूल लेक्चर्स आएंगे, इसमें 30th नवंबर तक पॉजिटिवली कोर्स हो जाएगा। फैकल्टी टीम वही है और ये मैंने इसके बारे में बोल दिया कि जो जितने भी बाकी के रिसोर्सेज हैं, रिवीजन कोर्सेज वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस कोर्स। मतलब आपका तो काम ये होगा कि जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, जो भी टीम कंपटीशन आपको बता रहा है कि आपको ऐसी ये चीज़ें फॉलो करनी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करना। जितना परसेंटेज आप फॉलो कर पाएंगे, मान लिया 100% फॉलो कर दिया तो 100 के अंदर रैंक आ जाएगी, अगर आप 80% फॉलो कर दिया तो 1000 के अंदर रैंक आ जाएगी। इस तरह की चीज़ें हैं। जो मटेरियल हम देते हैं वो सारा ग्रेडेड है ताकि बच्चा पहले उसका मेंस सिक्योर हो, फिर उसका मेंस में अच्छी रैंक सिक्योर हो, ताकि अच्छे एनआईटी में उसको अच्छा ब्रांच मिल सके, ये सिक्योर हो जाए। क्योंकि पहले मेंस का एग्जामिनेशन होता है, जब वो टेंशन फ्री हो गया, ताकि वो एडवांस में टेंशन फ्री होकर अगर एग्जाम देगा तो उसकी परफॉर्मेंस बेटर आएगी, फिर वहाँ पे उसका आईआईटी में अच्छी रैंक के साथ अच्छी ब्रांच में हो। तो इसलिए जो मटेरियल है वो ग्रेडेड है। तो जो बच्चा जितना मटेरियल कर पाएगा, मटेरियल बहुत ज़्यादा है, मतलब उसका मतलब क्या है कि लगभग कोई भी बच्चा उसको 100% ख़त्म नहीं कर सकता। हमने इतना मटेरियल दिया है, इसीलिए मैंने बोला कि बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। आप तो उस ग्रेडेड मटेरियल को जितना ज़्यादा करोगे, जितना ज़्यादा पोर्शन उसका कंप्लीट करोगे, उतना ही बेटर रैंक आएगा। इवन आपने अगर उसको 50% भी कवर कर लिया तो आपकी रैंक आराम से 2-3 हज़ार के अंदर आईआईटी एडवांस के अंदर आ जाएगा। मतलब दैट मच कॉन्फिडेंस वी आर हैविंग। टेस्ट सीरीज हो गया, दैट ऑल्सो वी विल बी हैविंग। और जो टेस्ट हैं वो नंबर ऑफ टेस्ट लिए जाते हैं आजकल। जैसे जो मेंस के टेस्ट होते हैं उसमें काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं और उसमें रिलेटिव ग्रेडिंग होता है। मतलब सारे टेस्ट अलग अलग तरह के हो सकते हैं कि किसी में कुछ टफ आ गया, कोई इजी पेपर आ गया, तो हमें हर तरह के पेपर देने की
जिसे बोलते हैं ना एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो टीम कंपटीशन टेक्स एन नंबर ऑफ पेपर्स। यहाँ पे जो बच्चा पढ़ता है उसकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है कि किसी भी तरह का पेपर आ जाए उसको कोई शॉक फील नहीं होता, वो उसके लिए नॉर्मल सी चीज़ है क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कराई जाती है। जो इस कोर्स की फीस है दैट इज़ 28,900। इसमें 12th वाला पोर्शन कराया जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने 11th और कहीं से किया है, अब वो ये बोले कि 12th में 11th में हमारे ये चैप्टर छोड़ दिए थे जो यहाँ पे कॉम्पिटिशन में करा दिए गए, तो वो वाले जो चैप्टर्स हैं दैट वी विल मेक यू अवेलेबल फॉर कंप्लीशन। तो उसकी कोई चिंता ना करें, अगर कोर्स में कुछ मिसमैच है तो दैट विल बी टेकन केयर। एक्सेस इस बैच का भी एडवांस तक रहेगा, ठीक है। फिर तीसरे कोर्स के ऊपर आते हैं। कुछ बच्चे ऐसा हो सकते हैं जो 10th से 11th में 11th से 12th में जा रहे हो, बट उनकी 11th का जो काफ़ी पोर्शन है वो डैमेज्ड है। अब वो 11th और 12th पूरा ही करना चाहते हैं। अच्छा, 13th वाले बच्चे में और 11th 12th वाले बच्चे में डिफरेंस क्या है कि 13th वाला जो बच्चा है, ड्रॉपर जो बच्चा है, उसने बोर्ड दिया होगा, भले ही उसने बोर्ड ढंग से नहीं दिया होगा, बट उसने अगर चीज़ें पढ़ी हुई हैं, अगर टर्म्स सुने हुए हैं, पहली बार नहीं सुन रहा है, तो उसकी जो ग्रास्पिंग है वो काफ़ी बेटर होती है, ठीक है। इवन उसने जेई की तैयारी नहीं की है, क्योंकि जो जेई का सिलेबस है वो होता तो सीबीएसई बेस्ड ही है। जो भी सीबीएसई के अंदर थ्योरी वाली चीज़ें, बस वो थोड़ा सा डीपर लेवल पे जेई में पूछा जाता है। तो एक बच्चा तो ये हो गया। एक बच्चा जो 11th से 12th में जा रहा है, वो 12th वाला जो पोर्शन पढ़ेगा वो पहली बार पढ़ेगा। वो बहुत सारे मतलब क्या 100% जो टर्म्स हैं, लगभग 100% टर्म्स वो पहली बार ही सुनेगा। तो पहली बार उसको सुनना, फिर उसको जिसे बोलते हैं ना हजम करना, उसमें टाइम लगता है। तो दिस इज़ द डिफरेंस। तो इस वाले कोर्स में भी हम जेई का पूरा कोर्स कराएंगे, ये ठीक है। बट ये उन बच्चों के लिए जो 11th से 12th में जा रहे हैं, ठीक है। जो 13th वाला बच्चा है उसके लिए तो प्रवीण ही बेटर चॉइस है, ये ठीक है। वहीं पे चीज़ें ऑप्टिमाइज़ किया गया है उसके लिए। बट यहाँ पे वो बच्चा है जिसने 11th समहाउ रियून कर दिया है, बट अब उसे 11th और 12th पूरा सिलेबस करना है। तो यहाँ पे जो भी बचा हुआ टाइम है, ऑफ कोर्स उसके अंदर जो 11th वाला बच्चा है उसको बहुत स्लो पढ़ाना पड़ता है, जो पहली बार पढ़ रहा है, खूब सारे बेसिक से एग्जांपल कराने पड़ते हैं। तो यहाँ पे दैट विल बी टेकन केयर। तो ऑफ कोर्स ये वाला जो कोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टिव होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ लेक्चर्स खूब सारे आएंगे। बट बिकॉज जो अवेलेबल टाइम है उसके अंदर हम इसमें जैसे इसका हमने नाम फास्ट लेन दिया है, ये प्रखर इंटीग्रेटेड फास्ट लेन। यहाँ पे फास्ट लेन का मतलब क्या है कि जो 11th के कुछ चैप्टर हैं उसको हम फास्ट लेन वाले लेक्चर से कवर करेंगे। मतलब अगर बच्चे ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, ये ठीक है, भले ही उसको समझ में ना आया, बट टर्म उसने 11th वाले कोर्स की समझ रखी है, तो वहाँ पे हम थोड़े से फास्ट लेक्चर यूज़ करेंगे ताकि टाइम सेव किया जाए। क्योंकि इस वाले कोर्स में इट विल बिकम वेरी एग्जॉस्टिव, पूरे 6 दिन क्लासेस चलेंगी अभी से लेके दिसंबर तक। तो ये उन बच्चों के लिए जो 11th से 12th में जा रहे हैं, 11th जिनका रियून हो चुका है। तो बचे हुए टाइम में हम बेस्ट क्या कर सकते हैं, पूरा कोर्स कैसे कंप्लीट कर सकते हैं और अपने चांस को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं, दैट इज ऑप्टिमाइज्ड इन दिस कोर्स, ठीक है। डिटेल इसकी क्या है, 20 मार्च से ये स्टार्ट होगा। ऑनलाइन रिकॉर्डेड शेड्यूल लेक्चर है, 5 दिसंबर तक हम इसका कोर्स फिनिश करेंगे। और ऑफ कोर्स हम इसमें करेंगे क्या कि पहले हम 11th के प्री रिक्विजिट वाले चैप्टर चलाएंगे। प्री रिक्विजिट वाले चैप्टर का मतलब ये है कि जैसे मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, प्रोग्रेशन सीरीज हो गया, ये चैप्टर हमें बाकी के चैप्टरों में भी चाहिए होता है इनकी नॉलेज। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि 12th में गए, मान लिया 12th में जैसे बच्चे बोर्ड में जा रहे होंगे, 12th बोर्ड में जा रहे होंगे 12th वाली क्लासेस में, तो सीधे हम 12th के चैप्टर से स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो प्री रिक्विजिट वाले चैप्टर वो हमें आने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो पहले इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट वाले चैप्टर वो फिनिश करेंगे और उसमें 1-1.5 महीना लग जाएगा। उसके बाद अप्रैल के मिड से या थोड़ा सा और आगे से हम 12th का पोर्शन स्टार्ट कर देंगे, ताकि जो बच्चा का बोर्ड का एग्जामिनेशन देना है वहाँ पे उसको फियर ना फील हो कि अगर हम लगातार पहले 11th ही चलाएं, मान लिया अगस्त तक, फिर उसके बाद 12th स्टार्ट करें तो बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो इसलिए वो सारी चीज़ें, टेक्निकलिटीज़ आर टेकन केयर यहाँ पे कि पहले हमने 11th के प्रीरिक्विजिट चैप्टर खत्म किए जिनका यूज़ बाकी के चैप्टर में होने वाला है, फिर हमने 12th का कोर्स का स्टार्ट कर दिया, और मे भी बीच बीच में फिर 11th के कोर्स चैप्टर भी आते रहेंगे, ताकि उस बच्चे को बोर्ड की तरफ से भी कोई टेंशन ना हो, 12th के हिसाब से भी उसका कोर्स चलता रहे। जो बच्चा जेई की तैयारी कर रहा है और जिसने जेई के लिए पढ़ा है कोई भी चैप्टर, तो उसके लिए 12th की नॉलेज तो उसी का सबसेट है, तो वो तो उसका अपने आप वैसे ही कवर हो गया। बस 12th में जो लिखने का तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, वो लास्ट में सीखा जा सकता है 2-4 दिन में ही। तो उसको बोर्ड की तरफ से ऐसा कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए दोज थिंग्स आर टेकन केयर। क्लास फ्रीक्वेंसी इसमें ऑलमोस्ट 6 डेज पर वीक ही रहेगा, हार्डली कभी 5 डेज आएगा। जो इसकी फीस है दैट इज 38,000। इसका भी जो एक्सेस है वो जेई 2026 तक आपके पास रहेगा।
तो अगर आपको इन बैच में इनरोल करना है तो आप हमारे सपोर्ट से बात कर सकते हैं एट दिस नंबर tetra021 या फिर 74109000। ये तो चारों में कॉमन है, 901, 906, 907 या 908, इनमें से किसी पे ही बात कर सकते हैं। इनमें से किसी भी कोर्स में रजिस्टर करने के लिए जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, या फिर online.competition.com पे अगर आप जाओगे तो ये जो बैचेस के हमने नाम दिया है ये, ठीक है, उस नेम को सर्च करके भी आप वहाँ पे इनरोल कर सकते हैं। किसी भी तरह का डाउट है आप सपोर्ट नंबर पे बात कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। कोर्स के फीचर क्या क्या हैं? वैसे तो जैसे हमने बोला कि जो टीम है, जिस टीम का मैंने नाम लिया, ABJ सर हो गए, ALK सर हो गए, NS सर हो गए एंड माई सेल्फ, वी हैव डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस फॉर टीचिंग IIT JEE स्टूडेंट्स। और कोटा जैसे कॉम्पिटिटिव जगह पे हमने पढ़ाया हुआ है। टॉप 10 में जो बच्चा आता है वर्सेस जो 1 लाख 2 लाख वाली रैंक वाले बच्चे, हर तरह के बच्चे को पढ़ाया हो। तो वी हैव वास्ट एक्सपीरियंस। तो ईच एंड एवरीथिंग हमने वो डिज़ाइन किया हुआ है ताकि बच्चे का भला हो, बच्चे के कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट मिल सके, ताकि जो उसको नीड है उसी के हिसाब से उसको चीज़ें दी जाएं ताकि उसको मैक्सिमम फ़ायदा हो। अदरवाइज अगर एक नॉर्मल क्लास में बैठा हुआ है तो वहाँ पे जैसा सबको पढ़ाया जा रहा है, सबकी नीड अलग अलग हो सकती है। हो सकता है किसी का केमिस्ट्री थोड़ा वीक हो, किसी का कोई चैप्टर पर्टिकुलरली बहुत अच्छा हो तो उसको वहाँ पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत ना हो। तो इस तरह का कस्टमाइजेशन इज़ पॉसिबल इन आर बैचेस, जिससे बच्चे का जो आउटपुट है वो बहुत ज़बरदस्त जंप करता है। तो ईच एंड एवरीथिंग इज टेकन केयर। आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको तो केवल इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने की बात है। और जैसा मैंने बोला कि आपको एक्सटर्नल कोई भी सपोर्ट नहीं चाहिए, ईच एंड एवरी सपोर्ट इज प्रोवाइडेड ओवर हियर, IIT JEE से रिलेटेड जो भी होता है। इनफैक्ट जो बिट सेट जैसे एग्जामिनेशन हो गए या फिर WB JEE हो गया, MS CET हो गया, इन एग्जामिनेशन के भी हम टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, ताकि क्योंकि बच्चे यूजली ये एग्जाम भी देते हैं ताकि उनको बाहर ना भटकना पड़े। उनका जो टाइम है वो केवल क्वालिटी चीज़ों में ही लगे जो उसकी रैंक को इफेक्ट करेगा। मतलब उनका टाइम ऐसी जगह पे वेस्ट नहीं होना चाहिए जिसका उसको डायरेक्टली कोई फ़ायदा नहीं हो रहा रैंक के अंदर। तो दैट रिसर्च, वो सारा जो काम है वो हमने करके रख रखा है ताकि बच्चों का टाइम केवल पढ़ाई में ही इन्वेस्ट हो। फिर भी फॉर द सेक ऑफ सेइंग, सबसे पहले वी विल बी हैविंग रिकॉर्डेड शेड्यूल्ड लेक्चर। अब शेड्यूल इसलिए किया गया है ताकि बच्चे का डिसिप्लिन बना रहे। अगर बच्चा इसको फॉलो करता है तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट लाए जा सकते हैं। सेकंड थिंग, कॉम्प्लीमेंट्री फिजिकल कॉपी ऑफ द मटेरियल। जो क्वेश्चन वाला पार्ट है, मतलब बच्चे ने लेक्चर तो चलो कंप्यूटर या मोबाइल पे देख लिया, उसके बाद उसका स्क्रीन टाइम कट करने के लिए जो क्वेश्चन वाला प्रैक्टिस वाला पार्ट है, क्योंकि एक दिन में अगर हमने मतलब 1.5 घंटे के 3 लेक्चर, 4.5 घंटे के अगर लेक्चर दिया है तो बच्चा तो लगभग 12 घंटे पढ़ना पड़ता है। तो बाकी का जो टाइम है उस टाइम में उसको स्क्रीन का यूज़ ना करना पड़े, इसलिए हम फिजिकल कॉपी भी भेजते हैं बच्चे के लिए पास क्वेश्चंस का, और वहाँ से वो बच्चा प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है। ग्रेडेड एंड स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल यूजली लोग बहुत लाइटली लेते हैं, और जैसे आजकल टेलीग्राम पे डंप्ड मटेरियल मिल जाएगा, बट जो बच्चा उसके चक्कर में पड़ जाता है वो मतलब बर्बाद हो गया है। वो मतलब हम उसको ऐसे बोल सकते हैं दैट इज़ फ्री पॉइजन। तो अगर कहीं जहर मिल रहा है तो और फ्री मिल रहा है तो ऐसा मतलब नहीं है कि वो हम खा लेंगे, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए डेफिनेटली बहुत हानिकारक होगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे है कि जो मटेरियल है उसको बनाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज चाहिए होती है, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि वॉल्यूम इतना ज़्यादा हो गया है क्वेश्चंस का, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस का। इट टेक एन एक्सपर्ट हेल लॉट ऑफ टाइम टू डिसाइड कि क्या क्वेश्चन नहीं कराने हैं अभी, क्या क्वेश्चन बाद में कराने हैं। कुछ क्वेश्चन शुरू में करा दो तो बच्चे का कॉन्फिडेंस ही ब्रेक हो जाता है, उसको ग्रेड करना प्रॉपरली, और कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाती है। केवल क्वेश्चन ऐसे डंप नहीं किया जा सकता जो यूजली बुक्स में मिलता है। तो दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इवन बहुत सारे हाई IQ वाले बच्चे ऐसे होते हैं जो उनको लेक्चर समझ में आ जाता है, बट उनके पास राइट रिसोर्स नहीं होता, जिसकी वजह से उनकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती, टेस्ट अच्छे नहीं होते, उसकी वजह से उनकी रैंक नहीं आ पाती जो वो रैंक डिजर्व करते हैं। तो इस चीज़ का यहाँ पे बहुत ख्याल रखा गया। नेक्स्ट थिंग इज टेक्स्ट एंड वीडियो सोल्यूशन। जो भी आपको मटेरियल दिया जा रहा है उसका टेक्स्ट एंड वीडियो सोल्यूशन मिलेगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो किसी भी तरीके से। मतलब पहले तो ऑफ कोर्स यू विल बी ट्राइंग द क्वेश्चन, अगर हमने 10-15 मिनट तक क्वेश्चन ट्राई किया फिर भी सॉल्व नहीं हुआ, देन वी विल गो फॉर टेक्स्ट एंड वीडियो सोल्यूशन। डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन है। यूजली बहुत सारे इंस्टीट्यूट में वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को पकड़ के उनसे सोल्यूशन बनवा देते हैं, तो वो सोल्यूशन किसी काम का नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे यूजली लोग जो टेक्स्ट सोल्यूशन होता है उसी को पढ़ देते हैं। यहाँ पे तो जो सोल्यूशन है उसमें बहुत तरह की चीज़ों को डिस्कशन किया जाता है कि हम क्या क्या चीज़ें क्वेश्चन में देख सकते हैं। मतलब एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी द्वारा बनाए गए क्वेश्चन सोल्यूशंस हैं, जहाँ पे डिफरेंट टाइप के एंगल्स को डिस्कशन किया जाता है, या फिर बच्चों को बताया जाता है कि हमें क्वेश्चन में ये वाली चीज़ें पकड़नी चाहिए थी। तो वो जो लर्निंग है वो हमें एक्सपीरियंस फैकल्टी से ही मिल सकती है, वो हमें प्लेन सोल्यूशन देख के नहीं मिल सकती। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर।
एंड उसके बाद भी अगर बच्चे को मान लिया थ्योरी में कोई दिक्कत है या किसी भी तरह की दिक्कत है तो कंपटीशन है अमेजिंग डाउट फैकल्टी एंड डाउट सॉल्विंग फैसिलिटीज़। वी हैव 24/7 टेलीग्राम ग्रुप्स जहाँ पे बच्चा अपने डाउट किसी भी तरीके से वॉइस नोट के थ्रू या फिर टेक्स्ट के थ्रू या फिर पिक के थ्रू वो पूछ सकता है। एंड वी ऑल्सो हैव डेली लाइव जूम काउंटर, मतलब एक फिक्स्ड टाइम में उसका जूम काउंटर होगा जहाँ पे वो फेस टू फेस फैकल्टी से इंटरेक्ट करके वहाँ पे डेली अपने डाउट क्लियर कर सकता है। तो दैट फैसिलिटी इज़ अमेजिंग फैसिलिटी। फिर गाइडेंस सेशन है कि ऑफ कोर्स हमने सारा सिस्टम बना भी दिया, फिर डिफरेंट बच्चों के लिए उसको कस्टमाइज भी कर दिया, उनको बता भी दिया कि ये चीज़ इन तरह के बच्चों के लिए है। फिर भी प्रिपरेशन इज़ नॉट गोइंग टू बी स्मूथ, ऑफ कोर्स इट इज़ गोइंग टू बी वेरी रफ, जिसे बोलते हैं ना पैचेस आपकी प्रिपरेशन में आएंगे। तो टाइम टू टाइम एक गाइडेंस, ऑथेंटिक गाइडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसलिए हम टाइम टू टाइम मेंटर्स के सेशन रखते हैं जहाँ पे बच्चा अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड चीज़ें डिस्कशन कर सकता है कि कैसे चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ किया जाए, क्या उसको प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये भी लाइव क्लासेस उसकी होती हैं। देन वी हैव बोर्ड सपोर्ट एल्सो एंड अदर एग्जाम, जैसे मतलब MSCT हो गया, बिट सेट हो गया जो काफ़ी बच्चे देते हैं, WBJEE हो गया जिसके मतलब वेस्ट बंगाल का जो टेस्ट हो गया, उसके जो टेस्ट पेपर्स हैं, क्योंकि जो कोर्स है वो तो मोरलेस मेंस के अंदर ही, मेंस की प्रिपरेशन में ही कवर हो जाता है, बट जो टेस्टिंग है, जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो उसकी प्रैक्टिस कराने के लिए, उसमें परफेक्शन लाने के लिए हम वो सब कराते हैं ताकि बच्चे का टाइम वेस्ट ना हो। एंड एज आई हैव सेड, वन स्टेप सोल्यूशन फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे जो आपको फैकल्टी वो डिकेड्स के एक्सपीरियंस की मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है जो खुद स्टूडेंट रहे हैं 2-3 साल पहले। तो देखो जो बच्चों की नीड होती है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स होती है। केवल फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स जानना सफिशिएंट नहीं होता, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है बच्चे की पर्सनैलिटी के अंदर, सबकी रिसेप्टिविटी, एक्सपोजर, फैमिली कंडीशन, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं, और वो केवल एक्सपीरियंस के थ्रू ही आता है। जैसे हमारी जो फैकल्टी टीम है जिसने डिकेड्स में पढ़ाया, तो उन्होंने हज़ारों लाखों बच्चों को देखा है। उन्होंने 10 लाख की रैंक वाले बच्चे की मेंटेलिटी भी देखी है, 10,000 की रैंक वाले बच्चे की मेंटेलिटी भी देखी है। तो जो यूट्यूब पे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर है, दे आर नॉट हैविंग दोज काइंड ऑफ थिंग्स। अब मान लिया उस इन्फ्लुएंसर की खुद रैंक बहुत अच्छी आई हो, मान लिया किसी की रैंक मान लिया 800 आ गई IIT JEE के अंदर, तो जो उसका माइंडसेट होगा, क्योंकि उसको एक्चुअल स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करके उनकी मेंटालिटी जानने का तो कभी मौका ही नहीं मिला, वो 1-2 साल पहले उसने पास किया होगा। तो अगर उसको एक्सपीरियंस नहीं है तो ही विल बी एक्स्ट्रापोलेटिंग द थिंग्स, बट वो जो एक्स्ट्रापोलेट करेगा वो अपनी रैंक बैंड के हिसाब से करेगा कि और इवन 800 रैंक पे आने वाले 2 बच्चों की भी मेंटालिटी और जो नीड है, जो स्ट्रैटेजी है, वो बहुत अलग अलग हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन देयर पर्सनैलिटी टाइप। तो दोज थिंग्स विल बी मिसिंग। ये मैं पर्टिकुलरली इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे पास मतलब मिड सेशन में बहुत सारे बच्चे आते हैं कि मेरे को तो उसने ऐसे बोला था कि ऐसे पढ़ लो, बट वो से तो मेरा पढ़ाई नहीं हो रहा, तो और वो बहुत ही रिडिकुलस से स्ट्रैटेजीज ले लेके आते हैं। अब बच्चा जो पहली बार प्रिपरेशन कर रहा है उसको तो आइडिया नहीं होता, उसको लगता है कि इन्होंने अगर JEE निकाला है तो ही इज़ राइट, जिसे बोलते हैं ना कि राइट गाइड, बट वो बहुत टाइम में अपने सिलेक्शन को वो खो देते हैं इसी की वजह से, क्योंकि टाइम इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। आज जैसा मैंने बोला कि वॉल्यूम इतना है पढ़ाई का कि वी कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट इवन 2-3 डेज होगा तो उसमें इतना बैकलॉग हो जाएगा, उसको कवर करने में बच्चों को महीने लग जाते हैं। तो अगर किसी ने 15 दिन या 1 महीने या 2 महीने वेस्ट कर दिया, देन इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू गेट बैक इन टू द ट्रैक। तो इसलिए राइट गाइडेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मतलब आज की डेट में, इन्फॉर्मेशन की डेट में, इन्फॉर्मेशन इतना ज़्यादा अवेलेबल है, बट मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो दैट इज़ नेगेटिव पार्ट ऑफ इट। तो ईच एंड एवरीथिंग इज टेकन केयर। यहाँ पे आपको कहीं पे भी टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन बहुत सारे आपने इंस्टीट्यूट देखा होगा कि जैसे कुछ लोगों ने स्टार्ट किया, फिर 1-2 साल वो संघर्ष किए, फिर नहीं चला, या फिर बहुत सारे इंस्टीट्यूट में ऐसा है जो लगातार फैकल्टी चेंज होती रही। तो जो एक लर्निंग होती है, जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है, जैसे मैंने बोला कि मटेरियल में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ लगती है, टाइम लगता है, वैसे ही टेस्ट सीरीज़ बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम एंड एक्सपर्टीज़ लगती है कि हर बार के जो टेस्ट आ रहे हैं उनके पैटर्न को एनालिसिस करके हर बार के जो टेस्ट में कुछ एक्स्ट्रा जो चीज़ें निकली हैं उनको इंक्लूड करना। अब ये बोलने में बहुत ईजी लगता है कि इंक्लूड कर दिया, इसमें क्या बड़ी बात है, बट जो हमारे पास सिखाने के टूल होते हैं बहुत सारी चीज़ें होती है। क्लासेस हो गया ये, ठीक है, वहाँ पे नॉलेज दी जाती है। उसके बाद मटेरियल हो गया, जो प्रैक्टिस मटेरियल होता है वहाँ पे नॉलेज दी जाती है। फिर रिवीजन के लिए जो रिवीजन DPP होती है वहाँ पे मटेरियल दिया जाता है। फिर टेस्टिंग हो गया,
टेस्टिंग में भी पार्ट टेस्ट हो गए, लास्ट में फुल सिलेबस टेस्ट हो गए, मेंस के टेस्ट हो गए, एडवांस के टेस्ट हो गए। इतनी सारी चीज़ें हैं कि हमें पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, किस चीज़ किस कंपोनेंट को कहाँ पे फिट करना है ताकि बच्चे का मैक्सिमम फ़ायदा किया जा सके। ये इतना ईजी नहीं होता। तो दोज थिंग्स वी हैव परफेक्टेड बिकॉज दिस इज आवर 5th साइकिल, और एवरी साइकिल वी विल मेक इट बेटर एंड बेटर, जो भी लास्ट ईयर की लर्निंग था। तो यहाँ पे जो फैकल्टी टीम है वो लगातार 5 साल से सेम ही है। तो जिन्होंने अपना जैसे कुछ फर्स्ट ईयर में जो वर्क किया, सेकंड ईयर में उसी के ऊपर बिल्ड किया और बेटर किया, थर्ड ईयर में उसको और बेटर किया, फोर्थ ईयर में और बेटर किया। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर हियर। यू विल हैव ए कोहेरेंट सिस्टम जो बच्चे के लिए ही बनाया गया है ताकि उसका जो रियल पोटेंशियल है उसके हिसाब से रैंक लाई जा सके। जो कीवर्ड है दैट इज कस्टमाइजेशन। आज की डेट में जैसे मैंने बोला कि प्रिपरेशन का बर्डन इतना ज़्यादा है कि हर बच्चे को उसकी नीड के हिसाब से इनपुट दिया जाना चाहिए ताकि उसका आउटपुट मैक्सिमम आए। क्योंकि अगर कोई बच्चा अपने दिन के 12 घंटे पढ़ रहा है और उसमें से मान लो 1-2 घंटे ऐसी चीज़ें पढ़ रहा है जिसके लिए रिक्वायरमेंट उसको नहीं है या जो उसके लिए सूटेड नहीं है, इट इज़ नॉट लाइक कि सारे बच्चों को एक जैसी चीज़ें पढ़ा दो, ऐसा नहीं होता है। क्यों? जो जिन बच्चों ने मतलब जिन पेरेंट्स ने भी पहले प्रिपरेशन किया होगा उनको तो लगो ऐसा यूजली फील होता है कि पढ़ोगे तो मार्क्स आ जाएंगे, इसमें क्या बड़ी बात है, और सबको एक जैसा पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं है। जैसे अगर मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल दे दूँ, IIT JEE का जो एडवांस का एग्जामिनेशन होता है या इवन जो मेंस का भी एग्जामिनेशन होता है, उसमें जो टॉप 100 में बच्चे का रैंक आया, उसका अगर X मार्क्स है तो जो 10,000 के आसपास रैंक वाला बच्चा होगा उसके X/2 मार्क्स आते हैं। ये ठीक है, लगभग आधे मार्क्स हो जाते हैं, और दोनों ही बच्चे IIT में जा रहे हैं। ऑफकोर्स जो 10,000 वाला होगा उसको डिजायर्ड IIT नहीं मिलेगी, डिजायर्ड रैंक नहीं मिलेगी, उसे वहां कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो ये जो 2 बच्चे हैं इनकी रिसेप्टिविटी बिल्कुल अलग अलग है, इनकी नीड बिल्कुल अलग अलग है। दोनों को अगर हमने एक क्लास में बिठा दिया तो दोनों का ही नुकसान हो जाएगा। ये ठीक है, जो बहुत हाई रिसेप्टिविटी वाला, हाई एक्सपोजर वाला बच्चा है उसका टाइम वेस्ट हम नहीं कर सकते छोटी छोटी चीज़ें पढ़ा के। और अगर कोई मान लिया 10,000 या 12,000 या 15,000 पे संघर्ष कर रहा है तो उसकी पहली प्रायोरिटी 10,000 के अंदर आना, फिर जब 10,000 के अंदर आ गया तो उसकी प्रायोरिटी 8,000 5,000 यहाँ पे पहुँचना। उसको अगर हम बहुत टफ क्वेश्चन कराएंगे तो वो भी उसका टाइम वेस्टेज है। तो इसलिए कस्टमाइजेशन आज की डेट में इतना ज़्यादा, जिसे हम बोलते हैं एग्जॉस्टिव प्रिपरेशन हो गया है, इट इज़ एन नीड ऑफ द आवर। बहुत सारे ऑफलाइन कोचिंग में और स्पेशली लोकल कोचिंग्स में क्या होता है जहाँ पे इतना बड़ा मास नहीं होता कि हम यूनिफॉर्म बैचेस बना सकें, वहाँ पे यूजली क्या होगा कि एक बैच के अंदर हर तरह का बच्चा बैठा होगा। वही बच्चा बैठा होगा जो पहली बार प्रिपरेशन कर रहा है, वो भी बच्चा बैठा होगा जिसने प्रिपरेशन किया है बट ढंग से नहीं किया, वो भी बच्चा बैठा होगा जिसके 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं, एक सब्जेक्ट बहुत वीक है, फिर वो भी बच्चा बैठा होगा जिसका सिलेक्शन हो गया था बट वो रैंक इंप्रूवमेंट के लिए करा है। इन सारे बच्चों की नीड बिल्कुल अलग अलग है। उनको अगर हमने एक बैच में बैठा के पढ़ाना स्टार्ट किया तो आई विल बी टेकिंग मीडियन पाथ, और किसी के साथ भी वो जस्टिफिकेशन नहीं हो रहा, वो सभी का कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज हो रहा होगा। यहाँ पे कंपटीशन के ऑनलाइन के अंदर वी कैन कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है, ताकि जो उसका टाइम है वो केवल वहीं डिवोट हो जहाँ पे उसको चाहिए, ताकि उसका जो बेस्ट पॉसिबल रैंक है वो आ पाए। इसीलिए हमने बहुत सारे कोर्सेज उस हिसाब से बना रखे हैं कस्टमाइजेशन के लिए। CQ हमारा एक कोर्स हो गया, प्रबल कोर्स हो गया, फास्ट लेन हो गया, दीज आर द कोर्सेज। ये ठीक है, इन सभी में पढ़ाया गया है बट सब में अलग अलग तरीके से पढ़ाया गया है। फिर प्रवीण जिसे बोलते हैं ना कि हमारा नॉर्मल लेन हो गया, ये 4-5 तरह के कोर्सेज है, सभी में कोर्स कंप्लीट किया गया है, सभी में पढ़ाया गया है, कोर्स पढ़ाया गया है, बट सबकी जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग है। ये ठीक है, सबका जो एम है वो अलग अलग है। तो ऑनलाइन कोर्सेज स्टेज ऑफ जेई प्रिपरेशन का, जैसे मैंने बोला कि पहले तो ऐसा था कि सीधा पढ़ो और एक बार एग्जाम दे दो बस खत्म हो गया। अब जो चीज़ें हैं वो हाईली स्ट्रेटेजिक हो गई हैं और बच्चे को अपनी प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से स्ट्रैटेजाइज करनी पड़ती है। क्योंकि अब सबसे पहले क्या होगा कि अभी से लेके दिसंबर तक बच्चा कोर्स कंप्लीट करेगा तो उसमें एक पर्टिकुलर फ्लो होगा, उसमें हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। प्लस बच्चे का प्रोग्रेस भी ट्रैक करना पड़ता है कि ये बच्चे के लिए अभी क्या सूटेड स्ट्रैटेजी है। अगर कोई बच्चा बहुत जिसको पहले से एक्सपोजर है या किसी का रिसेप्टिविटी बहुत अच्छा है तो हो सकता है कि वो जो मॉड्यूल है वो आराम से कर ले और उसमें अच्छा कर रहा है, तो ऑफकोर्स हम उसको मेंस का भी एक्सपोजर देंगे, एडवांस का भी एक्सपोजर देंगे। कुछ बच्चा ऐसा हो सकता है कि जिसको बिल्कुल एक्सपोजर नहीं है एंड ही इज स्ट्रगलिंग विद सम जिसे बोलते हैं मीडियम लेवल के क्वेश्चंस, तो उसको हम बोलेंगे कि पहले मेंस का देखो देन यू विल डू फॉर एडवांस। क्योंकि अगर वो मेंस और एडवांस एक साथ चलाने की कोशिश करेगा तो दोनों ही जगह बेकार हो जाएगा। क्योंकि एडवांस का मतलब क्या है, उसका जो रास्ता वो मेंस के थ्रू ही जाता है, तो अगर मेंस कॉम्प्रोमाइज हो गया तो एडवांस भी नहीं होगा। तो इसलिए हर स्टेज में हर बच्चे की
जो स्ट्रैटेजी है वो अलग अलग हो सकती है, जो वो मटेरियल कर रहा है वो अलग अलग हो सकता है। स्टेज 2 हो गया कि जब हमारा कोर्स फिनिश हो गया और मेंस 1 है, इनके बीच में जो गैप है लगभग 1-1.5 मंथ का मिलेगा हमें, वहाँ पे रिवाइज करना, खूब सारे टेस्ट देना, या फिर किसी बच्चे ने अगर किसी भी रीज़न से उसका बैकलॉग हो गया तो उस बैकलॉग को कंप्लीट करना, सबकी टास्क अलग अलग हो सकती है। फिर थर्ड आता है कि जब मेंस 1 और मेंस 2 के बीच का जो टाइम है उसमें भी हर बच्चे का जो मेंस 1 में परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से अलग अलग स्ट्रेटजी बनेगी। फिर फोर्थ स्टेज आती है कि इस जो ये तो केवल प्रिपरेशन का स्टेज है कि जो मेंस 2 और एडवांस के बीच का जो 1-1.5 महीना है यहाँ पे अलग होगा। तो ये जो स्टेजेस हैं इसकी वजह से हर बच्चे का जो प्रिपरेशन जर्नी है वो अलग अलग होगा, ये ठीक है। बट वो अलग अलग जब होगा जब वहाँ पे रिसोर्सेज हैं, राइट टूल हैं वो अलग अलग करने का। तो टीम कंपटीशन इज़ नोन फॉर दिस कि आपका कुछ परफॉर्मेंस ट्रैक करने के बाद आपको ये बताया जा सकता है कि बेस्ट सूटेड कोर्स आपके लिए कौन सा है। मतलब इसी कोर्स के अंदर ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस फीस, मतलब उसके लिए कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है। बट ऑफकोर्स आपको राइट टूल्स बताए जाएंगे कि आप ये चीज़ यूज़ कीजिए, अभी फर्स्ट स्टेज में ये चीज़ यूज़ कीजिए, सेकेंड स्टेज में डिफरेंट परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगेगा, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल इन ऑनलाइन बैचेस जहाँ पे कॉम्पिटिशन एक्सेल करता है। Next is competition advantage, learn from the experienced faculty. This we have already talked about. Master all JEE subject are under one roof. मतलब यहाँ पे जो भी हमारी 4 फैकल्टीज हैं वो कैसा पढ़ाते हैं उसका वीडियो ओपनली अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, वहाँ जाके आप देख सकते हो कि किस तरह से पढ़ाया गया है। एंड इफ़ यू थिंक यू आर इन ट्यून विद दिस देन यू कैन टेक एडमिशन। अदरवाइज 99% जगह जब आप जाओगे आपको ये नहीं पता होगा कौन पढ़ाने वाला है, उसके साथ ट्यूनिंग फिट बैठेगा नहीं बैठेगा। स्पेशली जो लोकल कोचिंग होते हैं वहाँ पे तो 3 सब्जेक्ट के टीचर मिल जाए और वो पूरी साल पढ़ा दें, यही बड़ी बात है। उसके बाद नंबर आता है कि कौन अच्छा टीचर है, कौन ढंग से कनेक्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। और भी बहुत सारी तरह की चीज़ें हैं कि टेस्ट कंडक्ट, टेस्ट इज अगेन एन आर्ट, उसको जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए कंप्लीट करा देना इज़ ए डिफरेंट थिंग, और एक स्ट्रैटेजी के तहत डिफरेंट टाइप के पेपर अलग अलग टाइम के लिए शेड्यूल करना वो अलग अलग चीज़ें हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट इन कॉम्पिटिशन। एंड जैसा मैंने बोला कि हर साइकिल से कॉम्पिटिशन हैज़ कंप्लीटेड 5 ईयर्स 5 साइकिल्स। हर साइकिल से जो लर्निंग आता है, जो एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है, जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो दोज आर इंक्लूडेड इनकॉर्पोरेटेड इन आर करिकुलम। अचीव जेन्युइन एंड डिजायर्ड रिजल्ट, वी आर द फर्स्ट वन कि जब भी रिजल्ट होता है डिक्लेयर तो उसके तुरंत बाद हम यूट्यूब पे आके अपना रिजल्ट बताते हैं विद फोटो एंड नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, जो यूजली बहुत सारे इंस्टीट्यूट नहीं करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज प्रायोरिटाइजिंग स्टूडेंट्स नीड ओवर द बिजनेस, एंड ये वाली चीज़ हमारी रिफ्लेक्ट ऑफकोर्स होती है कि वी वर द फर्स्ट वन इन इंडिया जिन्होंने पूरा IIT JEE का सिलेबस नीडी स्टूडेंट्स के लिए यूट्यूब पे फ्री डाल दिया था इन 2014 में। वहाँ से पढ़ के बहुत सारे बच्चे IIT में टॉप रैंक्स लाए हुए हैं। दैट मटेरियल इज स्टिल अवेलेबल। तो अगर कोई बच्चा फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड है जो फीस नहीं दे सकता, वहाँ से आप पढ़ के किसी भी तरह की रैंक को एस्पायर कर सकते हैं, बस आपको प्रैक्टिस मटेरियल का कहीं से इंतजाम करना पड़ेगा। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन फॉर ऑल योर एकेडमिक नीड्स। उसका मतलब क्या है कि जैसा मैंने बोला कि बच्चे का काम केवल पढ़ना होना चाहिए, प्लस जो उसको इंस्ट्रक्शन दिया रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट करना होना चाहिए। उसका टाइम रिसोर्स हंटिंग में नहीं जाना चाहिए, स्ट्रेटजी बनाने में नहीं जाना चाहिए कि वो खुद सोच रहा है, क्योंकि बहुत सारे गलत परसेप्शन होगा। वो तो पहली बार तैयारी कर रहा है, उसके तो बहुत सारी चीज़ें गलत परसीव करके वो प्रिपरेशन करेगा। बट जैसा मैंने बोला कि प्रिपरेशन इतना ज़्यादा वॉल्यूमनस हो गया है कि इवन वेस्टिंग 2 days विल कॉस्ट अ लॉट। टेलर योर लर्निंग एक्सपीरियंस का मतलब जैसे मैंने बोला कि बच्चे की नीड के हिसाब से यू कैन कस्टमाइज योर कोर्स। देन नेक्स्ट थिंग इज सिंसियर स्टडी, नो टाइम वेस्टेड। मतलब आजकल लोग पॉपुलर होने के लिए बहुत सारे उल्टे सीधे जैसे शायरी सुनाना, जोक क्रैक करना, इस तरह की चीज़ें करते हैं ताकि वो मास को गैदर कर सके। वी आर नॉट डूइंग इट इंटेंशनली। मतलब भले ही हमें बच्चे कम आए, बट वी वांट कि बच्चा अगर 5 साल बाद भी याद रखे तो उसे ये समझ में आए कि दीज वर द फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ हिज कैरियर, जिसके ऊपर उसके 30-40 साल का कैरियर डिपेंडेंट था। तो यहाँ पे वी कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट इवन ए सिंगल आवर पर डे। मतलब एवरीथिंग कैन वेट बाद के लिए। और IIT JEE में मतलब इसको ऐसे समझो कि 12th देने वाले लगभग 1 करोड़ बच्चे होंगे, उनमें से केवल 10-12 लाख बच्चे ऐसे हैं जो हिम्मत भी कर पाते हैं एग्ज़ाम देने की। बाकी 90 लाख बच्चे तो या 90 लाख से भी ज़्यादा होगा, वो तो हिम्मत भी नहीं करते हैं इस तरह का एग्ज़ाम देने की। उसके बाद 12-13 लाख में प्रैक्टिकली जो 5-6 लाख बच्चे हैं लास्ट के, उनके तो 0-0-0 मार्क्स आते होंगे लगभग, ये ठीक है, 0 या नियर बाई 0। और जैसा मैंने बोला कि टॉप 100 और टॉप
10,000 के अंदर ही मार्क्स आधे ड्रॉप हो जाते हैं। तो जो 10,000 और 1 लाख के बीच है वहाँ तो बहुत ज़्यादा ह्यूज जंप आ जाता है मार्क्स का, और ज़्यादा जंप आ जाता है। तो उसका मतलब है कि इन सब बच्चों का जो मोटिवेशन लेवल है वो सेम नहीं हो सकता। जो बच्चा पहले 10,000 20,000 या एनआईटी में जाने के लिए 30-40 हज़ार के आसपास हमें रैंक चाहिए होती है, वहाँ पहुँचा है, वो तब करके ही पहुँचा होगा, उसने खूब परिश्रम किया होगा। वो इस बात के लिए नहीं मारा जा रहा कि मैं बोर हो रहा हूँ पढ़ाई में। ऑफकोर्स उसका जो फोकस है वो चाहता है कि मेरे को चीज़ें समझ में आनी चाहिए, उसका फोकस वहाँ रहता है कि ये चीज़ मैं कैसे समझूँ, इस तरह के क्वेश्चन मेरे से नहीं बनते, वो और प्रैक्टिस करेगा। उसका दिमाग ये नहीं लगेगा कि मेरे को मज़ा नहीं आ रहा। जो ये वाली चीज़ बोलती है कि मज़ा नहीं आ रहा, वो हो सकता है कि जो 13 लाख में से लास्ट के 5 लाख वाले बच्चे हैं वो वाले बच्चे हों। अब जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं, जो सीरियसली स्टडी करें, उस क्लब में एंटर करने के लिए आपको मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, डेली 10-12 घंटे आपको मेहनत करनी पड़ेगी ओवर ए पीरियड ऑफ फुल ईयर, तब जाके यू विल हैव ए चांस टू एंटर दैट क्लब। तो उसके दिमाग में तो कहीं ये जोक और शायरी नहीं आता है। वो बच्चे को तो बहुत चिढ़ मस्ती अगर टीचर ऐसे करते हैं। तो मतलब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन यू माइट गेट एन ओपिनियन के स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में पढ़ाई होनी चाहिए, बट वो इसलिए होता है क्योंकि वो ओपिनियन देने वाले वो बच्चे हैं जो, जैसे फनल में मैंने बोला कि 13 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और लास्ट में आईआईटी के अंदर 10,000 बच्चे जा रहे हैं। तो 13 लाख में से 5 लाख बच्चे उस तरह की ओपिनियन रखते हैं, जिनको या तो ज़बरदस्ती भेजा गया है प्रिपरेशन करने के लिए, या फिर जो मोटिवेटेड ही नहीं है, तो उनको तो डेफिनेटली बर्डन सम लगेगा ही लगेगा। तो वो 5 लाख बच्चे, जो सक्सेसफुल बच्चा है वो तो ऑनलाइन वैसे भी मतलब इस तरह की ओपिनियन रखने नहीं जाता है जो सक्सेसफुल बच्चा है। तो एक बहुत छोटा सा चंक है। तो अगर हम ऑनलाइन जाके इस तरह की चीज़ें पढ़ेंगे तो हमें लगता है कि शायद ऐसे ही होता होगा कि हाँ स्ट्रेस फ्री पढ़ाई की जा सकती है, बट ऐसा नहीं है। लेट मी गिव यू दिस ब्रूटल ट्रुथ कि अगर आपको जेई में जाना है तो आपको बहुत घिसना पड़ेगा। मतलब आपकी जो ह्यूमन लिमिट्स हैं वो टेस्ट होती हैं। लगातार 10-12 घंटे पढ़ना पूरे साल तक इज़ नॉट ए जोक। क्योंकि आप सक्सेस रेशियो देख सकते हैं कि जो 12-13 लाख बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे हैं उसमें से 1% बच्चा तो सेलेक्ट हो रहा है आईआईटी के अंदर। मतलब 99, 100 में से 99 बच्चे तो काइंड ऑफ उस जोनर के बाहर ही हैं। तो उस 99 में से हो सकता है 50 लोगों को ऐसा फील होता हो कि 1 घंटे पढ़ने के बाद उनको लगता हो कि यार बहुत थक गए हैं, कुछ जोक पाना चाहिए टीचर को। बट जो पढ़ने वाला बच्चा है, जो नॉलेज हंग्री है, उसको अगर आप जोक अगर क्लास में मारते हैं या फिर लगातार मारते हैं, वंस इन ए वाइल इट्स फाइन, तो उसको लगता है टाइम वेस्ट हो गया मेरा, तो यहाँ पे मेरा तो फ्लो टूट गया, मैं डीप में जा रहा था, समझने में आ रही थी चीज़, एकदम फ्लो ब्रेक कर दिया। तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ऐसे फ्लो में ना बहें। और यू विल फाइंड एनजीओज एंड इवन गवर्नमेंट भी बोलते हैं कि बच्चों को स्ट्रेस फ्री प्रिपरेशन होनी चाहिए। देखो स्ट्रेस फ्री प्रिपरेशन हो नहीं सकती, सिंपल सी बात है, क्योंकि आप पढ़ाई को इजी थोड़ा बना सकते हो। आपका जो कंपटीशन है वो तो बच्चों के साथ है, और जो दूसरा बच्चा है वो तो मेहनत कर रहा है, वो आपके सेम आईक्यू का है, वो 10-12 घंटे पढ़ रहा है, तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा। उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि आपकी जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो लिमिटेड है, वो 10-12 हज़ार ही सीट्स हैं। तो 13 लाख बच्चे उन 10-12 हज़ार सीट्स में कभी आ ही नहीं सकते, चाहे आप कैसे भी पढ़ा दो। उन 10-12 हज़ार सीट्स में वो 10-12 हज़ार बच्चे ही आएंगे जिन्होंने अपने, जिसे बोलते हैं ना कि भयंकर तपस्या की है, खूब मेहनत की है, वही आ सकते हैं। दिस वी शुड अंडरस्टैंड कि जो प्रिपरेशन की जर्नी है दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी, बट जो इसके रिवार्ड्स हैं दैट इज़ ऑल्सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कि आपको क्रीम ऑफ द नेशन बोला जाता है, टॉप 1% में आते हैं आप पूरे साइंस उसके अंदर। तो ये चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए। तो इसलिए हम ये वाली सीरियसनेस समझते हुए हम केवल बच्चे को पढ़ाते हैं ताकि उसका मैक्सिमम जो उसका पोटेंशियल है वो रैंक लाया जा सके। ठीक है, यहाँ पे ये जो प्रिपरेशन है ये वीक हार्टेड बच्चों के लिए नहीं है, ये फन लविंग बच्चों के लिए नहीं है। डेफिनेटली आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो बच्चा सेलेक्ट होता है उसके 24 घंटे दिमाग में अपने सारे मार्क्स चल रहे होते हैं कि उससे अगर आप 1 साल पहले का भी पूछ लो तो वो टेस्ट में बता देगा कि किस में कितने मार्क्स आए। इतना ज़्यादा बच्चा उसके अंदर इन्वॉल्व रहता है, तब जाके वो इस सक्सेस को अचीव करता है। लीडर इन इनोवेशन का मतलब ये है कि जैसे हमने बोला कि जिस तरीके से पेपर का पैटर्न चेंज हुआ, या फिर डिफरेंट बच्चों की जो डिफरेंट नीड्स होती हैं, इवॉल्व जो हो रही है, बहुत सारी नई तरह की जो नीड्स हैं, उसके करस्पॉन्डिंग कस्टमाइज्ड कोर्सेज बनाने में कंपटीशन को महारत हासिल है। जिससे एक बच्चे का, 2 सेम आईक्यू के बच्चे हैं, जो कस्टमाइज्ड पढ़ता है, जो अपनी नीड के हिसाब से पढ़ता है, उसका ऑफकोर्स रैंक बहुत अच्छा आता है, सेम आईक्यू होते हुए भी। ठीक है, नोबल इंटेंट, जेन्युइन एडवाइस, सोशल वर्क, ये मैंने बोल दिया कि यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हमने विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी, जिसे बोलते हैं ना, एनीथिंग इन रिटर्न, वी पुट एंटायर सिलेबस यूट्यूब के अंदर जस्ट टू हेल्प दोज स्टूडेंट जो इकोनॉमिकली वेल नहीं हैं। तो वो वाली जो फिलॉसफी है दैट फ्लोज इन द इंटायर सिस्टम।
ओके, नेक्स्ट इज ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। तो अगर आप मेरे से एक लाइन में पूछोगे तो आई विल से कि ऑनलाइन इज़ मच मोर एफिशिएंट, क्योंकि कहीं पे भी आप कैसे भी पढ़ लो, ऑफलाइन के कंपैरिजन में ऑनलाइन में डेली यू विल हैव एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स एक्स्ट्रा। तो वो जो 2-3 आवर्स है ओवर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, उससे ह्यूज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है दो बच्चों के बीच में जो सेम IQ के। अब वो जो 2 घंटे या 3 घंटे एक्स्ट्रा है, बच्चा वो अपने आप को काम डाउन करने के लिए भी यूज़ कर सकता है, क्योंकि बहुत इंटेंस पढ़ाई होती है, और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए भी यूज़ कर सकता है। मतलब जेई के अंदर ऑन एंड एवरेज 1 घंटे में 25 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होते हैं, तो 2 घंटे में मतलब 50 क्वेश्चन हो गया। 50 में से भी हम हटाते हैं कि चलो 40 क्वेश्चन कर सकता है, 30 क्वेश्चन कर सकता है। अब 30 क्वेश्चन एक बच्चा डेली एक्स्ट्रा कर रहा है दूसरे बच्चे के कंपैरिजन में। अब ऐसा अगर उसने मान लिया 200 दिन तक कर दिया, चलो 100 दिन तक भी कर दिया, तो भी हज़ारों क्वेश्चन का डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो जिस बच्चे को ये एक्सपोजर है वो तो उसकी रैंक हज़ारों में ऊपर आ जाएगी। तो इसलिए आई थिंक ऑनलाइन इज़ मच बेटर इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, क्योंकि यहाँ पे कस्टमाइजेशन इज़ अगेन पॉसिबल। ऑफलाइन बैचेस में वो पॉसिबल नहीं है। ऑफलाइन में तो जो पूरा बैच है उसकी मीडियन लाइन लेके पढ़ाया जाता है, दैट इज़ फॉर श्योर। कुछ लोग ऑनलाइन के ऊपर इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि कोविड टाइम पे ऐसा बहुत जगह हुआ था कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो कैपेबल नहीं थे ऑनलाइन डिलीवरी के लिए, उन्होंने ऐसे ही कुछ भी कूड़ा कबड़ा ऑनलाइन डालना चालू कर दिया। तो ऑफकोर्स उससे रिजल्ट तो नहीं आएगा, बट वी आर एक्सपर्ट। जैसे मैंने बोला कि हम यूट्यूब पे 2014 से हैं, तो वी नो ईच एंड एवरीथिंग कि हाउ टू हैंडल द थिंग्स, हाउ टू डिलीवर द थिंग्स इफेक्टिवली, बच्चे की क्या क्या नीड होती है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे जिसे बोलते हैं ना कि ऑप्टिमाइज़ कर रखे हैं। मोर टाइम बेटर एक्सप्लेनेशन, ये मैंने बोल दिया। अनप्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, ये मैंने बोल दिया कि बच्चों का या बहुत सारे पेरेंट्स का एक गलत माइंडसेट है कि ऑनलाइन से रिजल्ट क्रिएट नहीं किया जा सकता। आप हमारे पिछले 3-4 साल के रिजल्ट देख लो, यू विल अंडरस्टैंड कि अगर ढंग से पढ़ाया जाए, मतलब अगर जो इंटेंट है वो क्राउड गैदरिंग ना हो, इंटेंट हो कि बच्चों को पढ़ाना है, और जो नॉन सीरियस बच्चा है वो अपने आप ही चला जाएगा, ये ठीक है। तो वी वांट सीरियस स्टूडेंट कि उनको हम पढ़ाया जाए, क्योंकि जो नॉन सीरियस बच्चा है उसको अभी तो शायद अगर हम टाइम उसका वेस्ट करेंगे, उल्टी सीधी कहानियाँ सुनाएंगे, शायरी सुनाएंगे, अभी तो शायद उसको मजा आएगा, बट 3-4 साल बाद जब वो इस सोचने लायक हो जाएगा, ये एनालिसिस करने लायक हो जाएगा कि उसका पूरा करियर इसीलिए चौपट हो गया कि जब उसके फॉर्मेटिव ईयर्स थे तब उसने मेहनत नहीं की, तब उसे कोई स्टर्नली डांटने वाला बंदा नहीं था, ये ठीक है। एक्स्ट्रा 2 आवर्स मैंने ये बोल दिया। ऑनलाइन इज़ मोर एफिशिएंट, दिस आई हैव ऑलरेडी सेड। ओके, ऑनलाइन में कस्टमाइजेशन किया जा सकता है, नो लोअर ऑर्डर बैचेस टेंशन। मतलब यूजली वैसे देखो ऑफलाइन में जो बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं वो क्या करते हैं, खूब सारे बैचेस बनाते हैं, 25-30 बैचेस बनाते हैं। तो थ्योरेटिकली इसमें कोई बुराई नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि उसमें अच्छे टीचर हैं, उसमें ऐसे टीचर हैं, डेफिनेटली अच्छा, ऑफकोर्स ऐसा होगा। बट वो जो बैचेस बनाने के पीछे फिलॉसफी है वो ये है कि होमोजीनियस बैचेस बन जाए, मतलब एक जैसी जो बोलते हैं ना कि एक्सपोजर लेवल या IQ लेवल के बच्चों को एक साथ क्लब किया जा सके, ताकि उनके हिसाब से इनपुट दिया जा सके। तो मोरलेस तो वो काम कर जाता है। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पहले से एक्सपोजर नहीं है, उन्होंने एडमिशन टेस्ट दिया, वो नीचे लोअर ऑर्डर उनको बैच मिल गया। अब लोअर ऑर्डर बैच मिल गया, वहाँ पे उतने सीरियस स्टूडेंट है ही नहीं, तो वो अगर खूब एफर्ट भी मान ले तो पहली बार तो उसको जो कंटेंट दिया जा रहा है वो इतना दिया ही नहीं जा रहा है कि वो अपर ऑर्डर वाले जो बैचेस हैं उनके बच्चों के साथ compete कर पाए, तो बाई डिफ़ॉल्ट वो ऊपर नहीं जा पा रहा। और दूसरा, अगर वो कहीं से ऑनलाइन देख दूख के एफर्ट मार मूर के ऊपर जाने की कोशिश भी करता है, तो 1-2 महीने के बाद रीशफलिंग टेस्ट होते हैं बहुत सारी जगह, तो वो भी नहीं होता है। तो जो उसका वो जो 1-2 महीने का पीरियड है वो तो बहुत बुरी तरह सीवियरली कॉम्प्रोमाइज्ड हो ही गया। इवन अगर टीचर को ये लगता भी नहीं कि ये अच्छा IQ का बच्चा है, तो भी वो जानबूझ के उसको ऊपर वाले बैचेस में नहीं भेज सकते, क्योंकि अगर उसको भेजेंगे तो 10 बच्चे और बोलेंगे हमें भी भेजो। तो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इट बिकम्स हैवॉक। तो ऐसे बच्चों के साथ जो लोअर ऑर्डर बैचेस में फंस गया, उनके साथ ये बहुत दिक्कत हो जाती है, नाइंसाफ़ी हो जाती है। और जो मतलब छोटे जगह हैं, छोटे सिटीज़ हैं, वहाँ तो यूजली इतने बैचेस होते हैं, तो नॉन होमोजीनियस बैचेस बनते हैं, तो वहाँ तो बहुत ही दुर्गति होती है बच्चों की। प्लस एक चीज़ ये भी है कि अगर एक अच्छे IQ का बच्चा अगर नॉन सीरियस जो एटीट्यूड वाले बच्चे हैं उनके बीच में फंस जाए, तो नॉन सीरियस वाले जो बच्चे हैं वो फेलियर को हम जो बोलते हैं ना नॉर्मलाइज कर देते हैं कि चलो इसके 4 मार्क्स आ गए, उसके 10 मार्क्स आ गए, तो भी हंस रहे हैं। तो जो अच्छा IQ वाला बच्चा है वो उन बच्चों को देख के
अपने पोटेंशियल के बराबर परफॉर्म ही नहीं कर पाता है, क्योंकि वो अगर उन बच्चों में अच्छा कर रहा होता है तो उसे लगता है कि ठीक है, फेल होना इज़ फाइन, क्योंकि इतने सारे लोग जो हैं ये फाइन हो रहे हैं, तो उसके अंदर से वो एफर्ट ही नहीं आता। वर्सेज अगर वो किसी अपर ऑर्डर वाले बैचेज में हो, वहाँ पे वो देखे कि ये बच्चा तो 13 घंटे पढ़ता है तो मैं तो 12 घंटे पढ़ ही सकता हूँ, तो अपने एफर्ट्स को अप करेगा, तो अपनी परफॉर्मेंस को और बेटर करेगा। अगर वो नॉन सीरियस बच्चों के साथ रहेगा तो वो अपनी परफॉर्मेंस को और नीचे लेता चला जाएगा। मतलब जैसे बोलते हैं कि किसी भी पर्सन की जो आइडेंटिटी है वो उसकी संगति से पता लगती है, तो संगति इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम नॉन सीरियस स्टूडेंट्स के बीच में पढ़ रहे हैं, ये ठीक है, भले ही ऑनलाइन भले ही ऑफलाइन, तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो पोटेंशियल से बहुत कम आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट तो जरूर आएगा। ये ठीक है, आप कितने मोटिवेटेड हो, कुछ ना कुछ चीज़ें तो आपको लगेंगी लगेंगी। तो कंपटीशन देख के ही लोग बहुत ज़्यादा अपने अंदर इंप्रूवमेंट करते हैं। टॉप बैचेस इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफलाइन आर ऑल्सो टेकिंग एन ऑनलाइन एडवांटेज, ये बिल्कुल सही। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे सो कॉल्ड जो नेशनल लेवल पे इंस्टीट्यूट है और उनके टॉप फर्स्ट बैच के बच्चे जिनको मतलब किसी एक सब्जेक्ट में दिक्कत है, टीचर के साथ ट्यूनिंग नहीं बैठा, या 2 सब्जेक्ट में दिक्कत है, वो हमारे यहाँ पढ़ते हैं इस तरीके से, ताकि वो अपने उस बैच के स्टेटस को मेंटेन कर सकें। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो ऑफलाइन में इनरोल्ड है बट वो ऑनलाइन पढ़ पढ़ के वहाँ पर अपना बैच इंप्रूव करते रहते हैं पेरेंट्स की सेटिस्फैक्शन के लिए। देन नॉन टीचर्स नो ब्लैक बॉक्स, यहाँ पे जो भी आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं सबके वीडियो लेक्चर आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। यू कैन गो थ्रू इट एंड यू कैन सी कि टीचिंग स्टाइल क्या है, वेदर यू आर एबल टू फाइंड कनेक्शन और नॉट, एंड यू कैन टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। बाकी जगह सब जगह ब्लैक बॉक्स है, यू नेवर नो के तीनों सब्जेक्ट में कौन टीचर मिलेगा, किसके साथ बैठेगा या नहीं बैठेगा, बिकॉज दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब इतना ज़्यादा हमें ग्रिलिंग करनी है तो जो कोच के साथ हमें ग्रिलिंग करनी है उसके साथ भी एक फाइन ट्यूनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अगर कुछ बच्चों को ऐसे होगा कि अगर मेरे को ऑफलाइन जाना है तो मैं कोटा जाऊं या जयपुर जाऊं, कंपटीशन का भी ऑफलाइन है, या फिर हम होम टाइप में ऑफलाइन ले लें या फिर ऑनलाइन ले लें। तो देखो कोटा के तो मेरे ख्याल से मीडिया ने अच्छी तरह बता दिया होगा, इट इज़ ए गॉन केस, और ये लगातार डिक्लाइनिंग पे। और डिक्लाइनिंग पे जब होता है तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि जैसे हिंदी में बोलते हैं सब तरफ मनहूसियत फैली होती है, कोई भी अपना 100% नहीं दे रहा होता, तो वहाँ जाके आज की डेट में जो पहले होता था ना कि बच्चे का पोटेंशियल एक्स है तो वहाँ पे परफॉर्मेंस कुछ x+1 होती थी बाकी के बच्चों को देख के, वो आज की डेट में नहीं। अगर किसी का पोटेंशियल x है तो x-5 उसकी परफॉर्मेंस आएगी। जयपुर में ऑफ कोर्स अगर आप कंपटीशन में आना चाहो तो यू विल हैव ड्यूअल एडवांटेज ऑफ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन भी, उसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस देते हैं, तो जो भी ऑनलाइन की पॉजिटिव चीज़ें हैं वो आपके पास हैं। होम टाउन में मैंने बोला कि बहुत सारी दिक्कतें ऐसी होती हैं कि जो छोटी जगह होती है वहाँ पे यूजली तीनों टीचर टीम बना लें, तीनों टीचर अच्छे मिल जाएं, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि हब में तो बहुत सारे टीचर्स होते हैं तो वहाँ तो टीम बन जाती है। जो भी हब्स हैं छोटे सिटी में तीनों टीचर अच्छे मिल जाएं इसकी गारंटी बहुत कम होती है, और फिर अच्छे मिल भी जाए तो बिकॉज बिजनेस का साइज़ इतना बड़ा नहीं होता कि वो तीनों पूरे साल चलेंगे, यही बहुत डिफिकल्ट होता है। मतलब छोटा इंस्टीट्यूट तो छोड़ो, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में आपने ये इस तरह की न्यूज़ पढ़ी होगी कि वहाँ पे एक कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, और एक नहीं बहुत सारे इंस्टीट्यूट में ऐसा चल रहा है आज की डेट में कि जो 20-30 साल से इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूट हैं दे आर नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपरली ऑफलाइन स्पेस में। तो जो छोटे इंस्टीट्यूट हैं उनके लिए तो खैर इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, ऑनलाइन का मैंने बता दिया। कंपटीशन में वी वांट कि हमारा जो बच्चों का ग्रुप हो, जो कोहर्ट लर्निंग है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे आपस में जो सीखते हैं एक दूसरे से देख के जो सीखते हैं, उसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सीरियस पढ़ने वाले बच्चे ही आएँ। तो आई विल से कि ऐसे बच्चों के लिए कंपटीशन नहीं है जो कामचोर हो, जो आलसी हो, जो बहाने बनाता हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो यू शुड ट्राई टू फाइंड द सोल्यूशन कि मैं इसको सही कैसे कर सकता हूँ, रादर देन बहाने देने के कि ये तो इसलिए हो गया। ठीक है, ओवर थिंक करे कि बच्चा पढ़ता कम है सोचता ज़्यादा है, मतलब अभी प्रेजेंट में ना जी के फ्यूचर में जी रहा है कि मेरा आईटी में नहीं हुआ तो क्या होगा। ये टाइम वेस्ट करने वाला जो बच्चा है वो नहीं चाहिए। वन शॉट वाले बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो अपने मन को बहलाने के लिए पूरा साल वेस्ट करते हैं और लास्ट में वो चाहेंगे कि 2-2 3-3 घंटे के वीडियो देख के एक साथ पूरे एक चैप्टर को पढ़ लें, तो ऐसे बच्चों का कुछ नहीं होता। क्योंकि डेफिनेटली आप जब खाना खाते हो तो आप ये नहीं कर सकते कि मंथ में 25 दिन तो हम भूखे रहें और लास्ट के 5 दिन सारा कुछ खा लें, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो तो हेल्थ हमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि चीज़ों को डाइजेस्ट करने में, समझने में टाइम लगता है। तो जो वन शॉट लवर्स हैं वो बेसिकली अपने आप को पागल बना रहे हैं, मतलब कहने का मतलब ये कि नोइंगली और अननोइंगली। देन टेलीग्राम पे बहुत सारे बच्चे घूमते रहते हैं, मतलब जो बच्चा ऐसे सोशल मीडिया पे जाके स्ट्रैटेजी पूछता है या किसी दूसरे बच्चे से पूछता है कि ये टीचर ने कैसे पढ़ाया, वो सबसे बेवकूफ़ बच्चा है। क्योंकि
ऑनलाइन में यू नेवर नो कि सामने वाला बच्चा कौन है। ये ठीक है, सामने वाला बच्चा है भी या किसी इंस्टीट्यूट का एजेंट है, क्योंकि आजकल इंगेजमेंट फार्मिंग के नाम पे पूरी पूरी कंपनियां दिल्ली में खुली हुई हैं, जहां पे 100 लोग बैठे होते हैं और वो अपनी स्टूडेंट की आईडी बना के सोशल मीडिया पे इस तरह मतलब इनडायरेक्टली प्रमोट कर रहे होते हैं इंस्टीट्यूट्स को। तो वो तो ऑफकोर्स बच्चे को अपने हिसाब से फ्लो करने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात तो यू नेवर नो कि सामने वाला स्टूडेंट है भी या नहीं। ये ठीक है, कोई एजेंट तो नहीं है। अगर स्टूडेंट है भी तो जैसा मैंने बोला कि टॉप 100 का बच्चा हो गया, टॉप 10,000 का बच्चा हो गया, उनमें हेल एंड हेवन का डिफरेंस है। फिर टॉप उसके बाद जो 50,000 रैंक पे बच्चा होगा, जो 1 लाख रैंक पे बच्चा होगा, जो 2 लाख रैंक पे बच्चा होगा, इन सब की जो रिसेप्टिविटी है बिल्कुल अलग अलग होगी। तो आप कैसे बोल सकते हो कि तेरे को समझ में आया नहीं आया। ये ठीक है, अगर उसकी आईक्यू बहुत अच्छा है तो हो सकता है उसको समझ में आए, तुम्हें ना आए, और इट कुड बी वाइस वर्सा। मतलब ये तो वो वाली बात होगी कि हम दूसरे बंदे से विदाउट मतलब ऐसे बंदे से जिसकी ना शक्ल मेरे को पता है, ना उसका मेरे को ये पता है कि किस जोनर में है, वो मेरे जोन में है भी या नहीं है, उससे हम पूछेंगे तेरे को समझ में नहीं आया या नहीं आया, रादर देन कि मैं खुद जाके उनके वीडियो देख लूँ कि मेरे को समझ में आ रहा है नहीं यार। मतलब इतना बेवकूफ़ कोई कैसे हो सकता है कि खुद वीडियो देख के अंदाजा नहीं लगा पा रहा है कि मेरे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो दूसरे से पूछ रहा है कि मेरे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस तरह के जो बच्चे हैं दे आर रियली जैसे मैं बोलूँगा कि अनफॉर्चुनेट, क्योंकि कुछ लोग इनोसेंस में भी ये काम कर देते हैं। तो उन्हीं लोगों को बताने के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि इन सब चीज़ों से दूर है। मतलब अगर आप आईआईटी में जा रहे हैं तो ठीक है, पीसीएम की नॉलेज तो एक बात है ही, वो तो चाहिए, बट एक आईक्यू भी चाहिए होता है, सो दैट यू आर एबल टू एनालाइज दीज काइंड ऑफ थिंग। के मैं सड़क पे चलते हुए किसी बंदे से थोड़ा पूछ सकता हूँ कि मैं इसमें इन्वेस्ट कर दूँ या नहीं कर दूँ। वो बंदा पता नहीं कौन हो, कि किस डोमेन में वो काम कर रहा हो, मजदूर हो, ढकेल वाला हो, क्या हो, बैंक वाला बंदा हो, किसी से जाके थोड़ा पूछ सकते हैं। तो इसलिए जो टेलीग्राम पे या रेडिट पे या इस तरह की चीज़ों पे टाइम पास करते हैं, तो बेसिकली जो पढ़ने वाला बच्चा है उसके पास टाइम ही नहीं होता, उसके पास सबसे बड़ी दिक्कत ही टाइम है। तो जो भी आपको यहाँ पे इंगेजमेंट करते हुए बच्चे मिलेंगे, तो या तो मतलब एक्सेप्शन कुड बी देयर, इक्का दुक्का एक्सेप्शन होगा, बट 99.99% केसेस में या तो वो किसी कोचिंग के इंस्टीट्यूट वो एजेंट वगैरह होंगे, या फिर वो नॉन सीरियस स्टूडेंट होंगे जो ऐसे ही फालतू ज्ञान बांट रहे होंगे। उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे ही बोलेंगे कि मेरे आईआईटी इसमें सेकंड ईयर में पढ़ रहा हूँ। यू नेवर नो, आपने उसकी आईडी थोड़ा ना देखी यहाँ पे। तो इन सब बच्चों के लिए डेफिनेटली कॉम्पिटिशन इज नॉट आइडियल। तो जनरल क्वेश्चन आपका, मतलब बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं, बच्चों ने तो यूजली जो 13th में पहुंचता है ना, उसको धीरे धीरे ज्ञान होने लगता है कि उसे समझ में आता है। जब उसके अपने कोचिंग में नहीं समझ में आता, तो फिर हमारे यूट्यूब चैनल से बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, ये ठीक है, जो सेलेक्ट होने वाले बच्चे वो बहुत सारे पढ़ते हैं, तो उनको तो समझ में आ जाता है कि क्या क्या है। बट यूजली पेरेंट्स बोलते हैं कि हमने टीवी पे तो ऐड नहीं देखा, हमने तो नहीं बोला देखा कि आपको कि धोनी आपका नाम ले रहा है। तो ऑफकोर्स उसकी एक कॉस्ट है, इसीलिए हमारी फीस इतनी है। जो भी टॉप सो कॉल्ड टॉप नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं, ये ठीक है, अगर वो ढंग से पढ़ा रहे हैं, तो वो जो इनपुट देते होंगे अपने फर्स्ट बैच में, उससे बेटर इनपुट यू विल गेट हियर फॉर श्योर शॉर्ट एट मच लोअर कॉस्ट। ये ठीक है, क्योंकि जो भी एडवर्टाइजमेंट है ऑफकोर्स उसकी एक कॉस्ट होती है। जो ऐड है, अगर आपको आइडिया हो तो नेशनल टेलीविजन पे ऐड देना इज़ हाईली एक्सपेंसिव। अब वो पैसा कहीं ना कहीं से तो आएगा। तो डेफिनेटली व्हाट दे विल डू कि टॉप बैच में जो उन्होंने टीचर हैं, अगर उसको एक्स पे कर रहे हैं, तो जो लोअर ऑर्डर वाले बैचेज हैं वहाँ पे x/10 तक आराम से सैलरी हो जाती है। तो वो तो ऐसे करके इतना बड़ा चंक होता है कि वो उसको सक्सेसफुल बना लेते हैं। क्योंकि वो अगर वो x/10 नहीं करेंगे, एडवर्टाइजमेंट पे भी खर्च करेंगे। एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करने का मतलब है कि ब्रांड को बनाना, ताकि जो बोलते हैं सब स्टैंडर्ड टीचर से भी पढ़ाया जा सके लोअर ऑर्डर बैचेज में। तो ये इसलिए नहीं सुना क्योंकि हमने वहाँ पे खर्च नहीं किया है। हमने जो भी वैल्यू है वो सीधा बच्चे को पास ऑन किया है। इवन जैसा हमने बोला कि फाइनेंशियल वाले चीज़ में तो यू कैन से कि हम इतने कमजोर हैं कि हमने सारा कोर्स ऑलरेडी फ्री डाल रखा है उन बच्चों के लिए जो नीडी हैं। ये ठीक है, जो नीडी बच्चा होगा ऑफकोर्स वो हाईली मोटिवेटेड होगा, वो खुद ही प्लान करके पढ़ सकता है। हमारे यूट्यूब चैनल से टॉप 100 के अंदर भी बहुत सारे बच्चे रैंक लाए हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 3-4 ईयर्स। ठीक है, रिकॉर्डेड शेड्यूल वर्सेज लाइव कि कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं हमें लाइव समझ में आता है। ये ठीक है, लाइव क्यों नहीं है? तो आई विल से कि लाइव देखो, स्टार्ट करने वाले काफ़ी बच्चे हो सकते हैं डेफिनेटली, बट क्या होता है कि 15-20 दिन बाद वो खुद ही सारे रिकॉर्डेड देख रहे होते हैं। ये ठीक है, एक तो मेंटेन नहीं होता। दूसरा, लाइव 2 तरह के होते हैं। ठीक है, एक तो छोटे ग्रुप्स वाले, तो छोटे ग्रुप्स वाले जो बच्चे बैचेस हैं, दे विल बिकम हाईली जिसे बोलते हैं ना एक्सपेंसिव, अगर वो हैं रियली में, अगर वो डिलीवर कर रहे हैं तो। क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर इतना कम है और टीचर का तो एक लेक्चर चला ही जाएगा डेफिनेटली, तो उसको मल्टीपल टाइम्स वो लेक्चर डिलीवर करना पड़ेगा।
तो दे विल बिकम वैसे अनवाइबल फाइनेंशियली। और जो लार्ज ग्रुप है, जैसा अभी मैंने बोला कि जो रैंक फर्स्ट पे मतलब पहले 100 में जो बच्चा आ रहा है और जो 10,000 में बच्चा आ रहा है, ये ठीक है, उनके अंदर ही x/2 मार्क्स हो गया, आधे मार्क्स हो गए, तो दोनों को सेम इनपुट नहीं दिया जा सकता, ठीक है। तो अब कुछ कुछ ऐसे सो कॉल्ड अफोर्डेबल सस्ते कोर्सेज ऐसे हैं जहां पे एक बैच में 20-20, 30-30 हज़ार बच्चे हैं तो अब आप समझ सकते हो कि जो आईआईटी के अंदर 10,000 बच्चे सेलेक्ट होने वाले हैं, मतलब जो 13 लाख में से जो क्रीम है उन 10,000 के अंदर ही हाईली डिस्पेरिटी है। तो अगर मैंने 2,000 बच्चा टोटल में से उठा लिया, 13 लाख में से उठा लिया, तो वो तो बिल्कुल ही ऐसा होगा कि एक अफ्रीका का, एक चाइनीज़ और एक जैपनीज़, ऐसी वाली चीज़ होगी कि उनको हमने एक साथ बैठा दिया है। और यहाँ तो जो ऐसे बड़े बड़े ग्रुप होते हैं उसमें तो हाईली, मतलब जो हाईली कॉन्सेंट्रेशन होगा, 99% जो बच्चे होंगे वो नॉन सीरियस वाले, वो 3-4-5 लाख रैंक वाले बच्चे होंगे। उनमें जो रैंक वाला बच्चा फंस जाएगा जिसका अंदर पोटेंशियल है 20,000 आने का, उसकी रैंक और बर्बाद हो जाएगी। तो ऐसा लाइफ कोई काम का नहीं है ये, ठीक है। ऐसे में मतलब दोनों को जस्टिफाई किया ही नहीं जा सकता, वहाँ पे तो बस केवल शायरी सुनाई जा सकती है जो दोनों को समझ में आए एक साथ, और ऐसा किया भी जा रहा है, ठीक है। दैट इंस्टीट्यूट हैज़ मोर नंबर ऑफ सिलेक्शन, तो ऑफकोर्स मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर किसी के पास हैं तो मोर नंबर सिलेक्शन आएगा। प्लस सिलेक्शन आज की डेट में यू मस्ट बी नोइंग, ये मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है कि बहुत तरीके से मैनेज किए जाते हैं। CS ऑनलाइन वर्सेस अदर ऑनलाइन, जैसा हमने बोला कि हमारा जो प्राइम फोकस है वो बच्चों की स्टडी पे है। हम ऑनलाइन में ऐसे नहीं आए कि अपॉर्चुनिटी को देख के आए, मतलब कोविड तो बहुत बाद में, हमने पहले से ही, बहुत पहले से ऑनलाइन में महारत हासिल कर रखी है। और ऑफलाइन में पढ़ाने के बाद तो यहाँ पे यू विल गेट बेस्ट ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एक साथ विद डिकेड एक्सपीरियंस टीम। फिर CSV वर्सेस चीप कोर्सेज, इसका मैंने बोल दिया कि इस जो चीप कोर्सेज का जो डायनामिक्स है, वो कोई भी अगर इसमें थोड़ा सा भी IQ होगा तो ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ दे आर एबल टू सर्वाइव, ठीक है। चांसेस ऑफ सिलेक्शन, ऑफ कोर्स चांसेस ऑफ सिलेक्शन के लिए देखो दो चीज़ हैं, इट टेक्स टू टैंगो। हमने पूरा इकोसिस्टम क्रिएट कर रखा है, ईच एंड एवरीथिंग विद कस्टमाइजेशन। अगर कोई बच्चा वहाँ पे आके बैठा रहे और वो पढ़े ना, तो ऐसा तो नहीं है वो सेलेक्ट हो जाएगा, ये ठीक है। आई कैन नॉट गिव यू द गारंटी कि यू विल बी सेलेक्टेड, बट दिस इज़ फॉर श्योर शॉर्ट कि अगर आप हमारे जो भी इंस्ट्रक्शंस है, जो भी कोर्स है, अगर उसको 50% भी कंप्लीट कर पाते हो विद स्टडिंग 10 to 12 आवर्स पर डे, तो आपका आराम से रैंक 5,000 के अंदर आ जाएगा, आराम से, ये ठीक है। दिस मच गारंटी आई कैन दी, बट आप मेहनत करते हो या नहीं करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसी भी इंस्टीट्यूट में आप चले जाओ, जो सिलेक्शन है वो 90% बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, 10% केवल इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है। बट ऑफकोर्स वो 10% इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 10% इज लाइक कार का स्टीयरिंग हो गया, ये ठीक है। तो वो पूरी कार का 10% है, बट वो डायरेक्शन वही देता है। अगर वो गलत डायरेक्शन में मोड़ दिया तो वो गलत ही डायरेक्शन में कार चली जाएगी, ठीक है। चांसेस ऑफ सिलेक्शन हो गया। कैन वी सी हाउ यू पीपल टीच, तो वो यूट्यूब पे ईजिली अवेलेबल है, आप वहाँ देख सकते हैं। इज स्कॉलरशिप अवेलेबल, यस स्कॉलरशिप इज ऑल्सो अवेलेबल, उसके लिए आप सपोर्ट पे बात कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फर्स्ट टाइम, जेनरिक पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ। फर्स्ट टाइम पीपल शुड नॉट वेट फॉर एडवांस, जैसे जिन बच्चों ने 11th-12th में प्रिपरेशन नहीं की है, ये ठीक है, उनके लिए पूरा कोर्स दिसंबर तक खत्म करना, ताकि वो मेंस 1 जो जनवरी में होने वाला है वहाँ पे वो सीरियसली कंटेंट कर पाएँ, ये ठीक है, वहाँ पे कॉन्टेस्ट कर पाएँ। तो इसलिए वेरी ईच एंड एवरी डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एडवांस का वेट करना या इवन मेंस 2 का वेट करना, अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है तो वहाँ तो तुक्का तो लग नहीं सकता, ये ठीक है। ये कोई लॉटरी सिस्टम तो है नहीं कि बाई चांस हो जाए, तो होगा ही नहीं वो। तो आप जो ये 10, 20 या 30 दिन वेस्ट कर देंगे, इट विल पिंच यूर लाइक एनीथिंग, और उसमें जो भी आपका रियल पोटेंशियल होगा अचीव करने का, वो डेफिनेटली सीवियरली कॉम्प्रोमाइज्ड होगा। तो अगर किसी ने प्रिपरेशन नहीं किया है तो अभी से वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे, जल्दी से जल्दी, भले हमारे यहाँ से ना करो और कहीं से कर दो, ये ठीक है। बट इसमें कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मैं तो देने के लिए दे रहा हूँ, बट एडमिशन हम उसके बाद लेंगे। तो ऐसे बच्चों को यूजली पेरेंट फोर्स करते हैं। मतलब आई विल से कि बच्चों को तो बहुत अच्छा आइडिया होता है प्रिपरेशन का कि उनकी कितनी प्रिपरेशन है या क्या रिजल्ट आ सकता है, पेरेंट्स को यूजली आइडिया नहीं होता, उनको लगता है कि शायद दे दे, शायद कुछ चमत्कार हो जाए। तो ऐसे बच्चों के लिए आई विल से कि अगर आपने अभी एडमिशन नहीं लिया है तो कम से कम हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ना तो चालू कर दो ना। अगर आपने वो पढ़ लिया तो वही आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। लास्ट में एक एक दिन मैटर करता है ना। बच्चा ये सोचता है कि काश मेरे को 3 दिन और मिल गए होते तो मैं पूरा सिलेबस ढंग से रिवाइज कर देता, एक मस्त बूस्ट मिलता मेरे मार्क्स को। तो इसलिए ईच एंड एवरी डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फर्स्ट टाइम पीपल विल हैव एडवांटेज इन कॉम्पिटिशन, जैसे मैंने बोला था कि कॉम्पिटिशन में यू कैन कस्टमाइज। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहा है, कुछ कुछ चीज़ें जैसे प्रॉबिलिटी हो गया बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, तो कुछ बच्चे कहते हैं आउटराइटली छोड़ दिया। अब ये वाली बात एग्जामिनर को भी पता होती है कि प्रॉबिलिटी से लोग डरते हैं, PNC से डरते हैं, तो वो क्या करते हैं बहुत ईजी क्वेश्चन भी दे देते हैं।
तो अगर मान लिया कोई बच्चा सीवियरली अगेंस्ट है कि मैं प्रॉबिलिटी नहीं करना चाहता, तो ऐसे बच्चों को हम बोलते हैं कि तुम एक काम चलाऊ लेवल तक तो कर ही लो, ताकि अगर इजी क्वेश्चन आए तो वो यू विल बी एबल टू डू। तो दीज काइंड ऑफ कस्टमाइजेशन एंड केयर यू कैन गेट इन कॉम्पिटिशन ओनली। ठीक है, बी रेडी फॉर डेडिकेटेड 1 year ऑफ इंटेंस प्रिपरेशन, दिस आई हैव रिपीटेड मैनी टाइम्स, बेटर चांसेस ऑफ सिलेक्शन, इफेक्टिव वर्सेज पॉपुलर। तो यहाँ पे जैसा मैंने बोला, वी डू नॉट वांट कि बच्चे हमारी मतलब सोशल मीडिया पे जाके खूब तारीफ़ करें कि यहाँ पे तो क्लास में बहुत मज़ा आता है, बहुत शायरी सुनने को मिलती है। वी डू नॉट वांट दैट, बिकॉज ऐसा बच्चा जो होगा अगर उसमें आगे चल के एनालिटिकल स्किल डेवलप हो गई तो 5-10 साल बाद बहुत रोएगा। उसे लगेगा कि जो फॉर्मेटिव ईयर्स थे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईयर्स थे लाइफ के और कैरियर के, वो उसने वेस्ट कर दिए। ये वाली जो चीज़ें हैं, यहाँ पे जो मेहनत कराई जा रही है ये, ठीक है, उसका इफेक्ट आपको इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी मिलेगा और बाद में जो प्रोफेशनल लाइफ आएगी वहाँ पे रहेगा। मतलब अगर जो बच्चा इस ग्रिलिंग प्रोसेस के थ्रू गुजर गया कि 10-12 घंटे की कंसिस्टेंट मेहनत फॉर ए 7-8 मंथ पीरियड, फिर वो दुनिया में मतलब किसी भी तरह की टेंशन आ जाए उसको टेंशन नहीं होती, क्योंकि उसने ये वाला पीरियड देख रखा था। जिसने ये पीरियड नहीं दे रखा, ये हंसी खुशी में निकाल दिया, फिर वो आगे कभी मेहनत करने की उसकी इच्छा ही नहीं होती, फिर वो बस बहाने ही ढूंढता रहेगा। तो लाइफ में मतलब ऑफकोर्स एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट ऐसा भी देखा गया है कि जैसे कोई बच्चे ने बहुत प्रिपरेशन किया, बहुत मेहनत किया, फिर भी उसका जेई में सिलेक्शन नहीं हुआ, बट दे बिकम वेरी सक्सेसफुल लेटर, बिकॉज जो ये जो मेहनत है वो उनके प्राइवेट कॉलेज में जाके भी उनको इतना ज़्यादा हेल्प किया कि दे कुड एक्सेल इन देयर फील्ड। तो दैट इज़ ऑफकोर्स और वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मेक श्योर यू डू नॉट क्रिएट एनी बैकलॉग। मतलब प्रिपरेशन का एक बहुत बड़ा मूल मंत्र है, चाहे आप ऑनलाइन प्रिपरेशन करें चाहे ऑफलाइन करें, कि आपको बैकलॉग क्रिएट नहीं होने देना है। ये ठीक है, भले आप 100 क्वेश्चन की बजाय 50 ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, वहाँ वी कैन कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि प्रैक्टिस आगे चल के की जा सकती है। बट अगर आप एक बार बैकलॉग के चंगुल में फंस गए तो उससे बाहर आना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, रिवाइज टाइम टू टाइम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम डेली 1-आध घंटा निकाल के जरूर रिवाइज करें, वरना लास्ट में क्या होगा, आपको अपनी राइटिंग की पहचान भी नहीं कि ये मैंने कब पढ़ लिया, ऐसे याद नहीं रहेगा, तो कॉन्फिडेंस चला जाएगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एवरी मंथ रिवाइज करें, गिव प्रैक्टिस टेस्ट। और वो भी प्रैक्टिस टेस्ट ऐसे नहीं कि टेलीग्राम से उठा ले, क्योंकि टेलीग्राम पे क्या करते हैं लोग, इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए कहीं से भी क्वेश्चन पेपर कलेक्ट किए और डाल दिए। अब वो क्वेश्चन पेपर बच्चे की नीड के हिसाब से भी नहीं चाहिए। इसका मतलब ये है कि देखो, अगर एक बच्चे के अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल है बट उसको एक्सपोजर अच्छा नहीं है, तो उसको एक एक सीढ़ी चढ़ा के बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया जा सकता है। बट अगर हम उसको डायरेक्टली 10वीं सीढ़ी दिखा दें तो वो हतोत्साहित होकर वो हो सकता है छोड़ दे प्रिपरेशन। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या बच्चा है, उसका प्रिपरेशन लेवल क्या है, एक्सपोजर कितना है, आईक्यू कितना है, उसके हिसाब से टेस्ट दिए जाते हैं। तो जस्ट लाइक कि कोई भी टेस्ट दे देना या टेस्ट नहीं देना, ये बहुत ही घातक चीज़ है आपकी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, डू नॉट रन आफ्टर मैनी मटेरियल बुक्स। और ये हर साल 3-4 महीने बाद कुछ स्टूडेंट हमें ऐसे मिलते हैं जिन्होंने बोलते हैं हमें बुक से करना चालू कर दिया, उसने बोला था, उस इन्फ्लुएंसर ने बोला था ये बुक कर लो, और उसकी वजह से उनकी पूरा प्रिपरेशन डीरेल हो गया। ठीक है, और जैसा मैंने बोला कि प्रिपरेशन इतना ज़्यादा वॉल्यूमनस है कि अगर हम 1 महीना कट कर दें तो आपकी प्रिपरेशन ही खत्म हो गई, मतलब फिर इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट बैक ऑन टू द ट्रैक। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक भी दिन वेस्ट ना करें, ढंग से जो भी मटेरियल दिया जा रहा है, मतलब यहाँ पे हमने हज़ारों घंटे रिसर्च करके, लगा के, बार बार एडजस्ट करके, रिकैलिब्रेट करके मटेरियल बनाया है, तो उससे बेटर मटेरियल तो आप नहीं ढूंढ सकते। मतलब जैसे माई सेल्फ आई हैव गॉन इन टू IIT विद ए डिसेंट रैंक, फिर उसके बाद मैं केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, ये ठीक है, यू विल बी स्टडिंग 3 सब्जेक्ट, आई एम टीचिंग ओनली 1 सब्जेक्ट, दैट टू फॉर 25 ईयर्स। तो यू कैनॉट गेट बेटर मटेरियल देन मी, ऑफ कोर्स। जो भी हम ढूंढ के ला सकते हैं उससे बेटर मटेरियल यू कैन नॉट गेट एनीवेयर। अगर आपको किसी बुक के क्वेश्चन पता है तो मेरे को पहले से पता होगा, कहता इफ़ आई एम नॉट पिक्ड दोज क्वेश्चन तो उसका कोई रीज़न होगा, ये ठीक है, या फिर वो क्वेश्चन और कहीं हमने एडजस्ट कर रखा होगा, हो सकता है हमने फुल सिलेबस टेस्ट में डाल रखा हो सकता है हमने DPP में डाल रखा हो। तो जो ये वाले काम हैं उनको एक्सपर्ट के लिए छोड़ दो, मतलब उसके लिए अपना दिमाग ना लगाएं। तो ऐसे बच्चे, अब ये वाली बात होगी कि वो 4 महीने बाद पूछता है कि अब क्या करें। तो इट इज़ लाइक कि मैं अपनी टांग काट के फिर पूछूं कि मैं ओलंपियाड में कैसे दौड़ूं। अगर आपने टांग काटी दी फिर आप बचा ही क्या उसके बाद। नेक्स्ट इज प्रिपेयरिंग फ्रॉम 2 इंस्टीट्यूट साइमल्टेनियसली, इट इज़ मतलब हैवॉक। एक बच्चा एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले, उसका सारा जो टास्क है वो 80% भी कंप्लीट करे, ये बहुत ही बड़ी बात है, ये ठीक है। स्पेशली 12th स्टडिंग जो बच्चे हैं जिनको थोड़ा बहुत स्कूल भी जाना पड़ता है, उनके लिए तो इट बिकम वेरी वेरी टायरसम एंड जैसे बोलते हैं एक्सक्रूटिनिंग, मतलब बहुत ही ज़्यादा उनके ऊपर बर्डन आ जाता है। वो एक ही इंस्टीट्यूट को फॉलो करना ये बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉसिबल सा टास्क है, बहुत बड़ी बात है। आई विल से इम्पॉसिबल सा तो नहीं बोलेंगे, बहुत बड़ी बात है। 2 जगह से पढ़ना तो मतलब इस
रेमेडी के मतलब इस शॉर्ट के आपने अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल ड्यूम कर ली है, ये ठीक है। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्होंने पेरेंट ने ज़बरदस्ती ऑफलाइन में एडमिशन दिला दिया, उन्हें समझ में नहीं आ रहा, उन्हें समझ हमारे यूट्यूब चैनल से आ रहा है, वहाँ से पढ़ रहे हैं, अब वो क्लास में भी जा रहा है, वहाँ पे भी कर रहा है, तो उसका जो नंबर ऑफ आवर्स है, मतलब अगर वो क्लासेस दोनों जगह कर भी रहा है तो प्रैक्टिस के आवर्स तो पूरे चले ही गए ना, उसका मतलब उसका सिलेक्शन नहीं होगा। इवन इफ ही हैज़ द नॉलेज, अगर उसने खुद सॉल्व नहीं किया तो कुछ भी नहीं होगा। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। निगलेक्टिंग वीक सब्जेक्ट का मतलब क्या है कि एक सब्जेक्ट से जब बच्चे को किसी भी रीज़न से फोबिया हो सकता है उसका इनिशिएशन उस सब्जेक्ट में गलत हुआ हो, तो बच्चों को फोबिया डेवलप हो जाता है, तो उसको बच्चा निगलेक्ट करता रहता है। बट अगर आपको जेई में बेस्ट रैंक चाहिए, ये ठीक है, भले वो मेंस हो एडवांस हो, तो हमारे तीनों सेम लेवल पे आना चाहिए। तो जो हमारा वीक सब्जेक्ट है उस पर हमें ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स देना चाहिए। जैसे स्पेशली जैसे मैथमेटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स में हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम 12 घंटे पढ़ रहे हैं तो हम 4 घंटे ना डिवाइड करके मैथ्स में 5 घंटे दे सकते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब कोई बच्चा ऐसा होता है जिसकी मैथ ही बहुत अच्छी है, तो फिर उसको हम बोलेंगे तो 3 घंटे दे, क्योंकि उसका आईक्यू इतना फास्ट है, मैथ में बहुत तेज चलता है, उसे रटने में दिक्कत होती है, तो उसके लिए केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा बर्डनसम है। तो आई से कि तू केमिस्ट्री में इन्वेस्ट कर, बार बार पढ़, पर एक चीज़ को 2 बार पढ़ो, बट क्योंकि आपको कॉम्पिटिशन है उन बच्चों से जो रट के पहुंचेंगे, तो आपको भी रटना ही पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो यू हैव टू पुट एफर्ट्स जहां से आपको मैक्सिमम रिटर्न आने वाला। तो एक वीक सब्जेक्ट से आपको मैक्सिमम रिटर्न आएगा अगर आप उसको अच्छा करते हो। अगर उसको निगलेक्ट करोगे तो प्रिपरेशन करने का कोई फायदा नहीं है। मतलब प्रिपरेशन का मतलब ये है कि हम हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है, चेंजिंग इंस्टीट्यूट अगेन एंड अगेन, मतलब अभी पक्का रिसर्च करो, 10 जगह देखो, फिर सबके वीडियोस देखो अगर पॉसिबल है ऑफलाइन में देखना तो, एंड देन मेक योर माइंड, और फिर उसके बाद उसी को फॉलो करो। ये ठीक है, अगर वो मान लिया एक रेप्यूटेड सिस्टम है और अगर वो चीज़ें सही दे रहे हैं तो उसी को फॉलो करो। बीच बीच में जंप करने से क्या होगा कि जैसे मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूमनेस स्टडी है। अगर कोई बच्चा हमारे पास अगर 5 साल भी तैयारी करता है तो आई कैन गिव हिम न्यू क्वेश्चन एवरी डे फॉर 5 ईयर्स। मतलब आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस, ये ठीक है, बट उसमें से हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि ये कराना है, ये नहीं कराना है, ये बाद के लिए रखना है। तो अगर कोई बच्चा ऐसे जंप मार मार के 1-2 महीने वेस्ट कर रहा है तो उसने तो अपने जिसे बोलते हैं ना कि प्रिपरेशन को काफ़ी नीचे पहुंचा दिया है, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। स्टडिंग फ्रॉम द प्लेटफॉर्म वेयर मेनी बैचेज आर अवेलेबल फॉर स्टडी, इसका मतलब ये कि कुछ कुछ बैचेज ऐसे होते हैं आपको इनरोल कर देंगे, आप बोल देंगे जिस बैच में जाना है चले जाओ। तो उसमें क्या होता है कि जो बच्चा है उसने एक बैच में पढ़ना चालू किया, कोई दिक्कत आई उसने छोड़ के फिर दूसरे बैच में, तो ऐसा बहुत बार देखा गया कि अच्छे पोटेंशियल का बच्चा भी ये बार बार बैचेस चेंज करना इज जस्ट लाइक कि वहाँ पे डिफरेंट सेट ऑफ टीचर पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट सेट ऑफ टीचर पढ़ा रहे हैं, तो दैट इज जस्ट लाइक इंस्टीट्यूट चेंज करना। तो ये मतलब मोर और लेस एक ही बात है। तो एक इंस्टीट्यूट ऐसे करता है कि आपको सारे बच्चेस का एक्सेस दे देता है, तो बच्चा इन डिसीजन में, ये ठीक है, उसका रैंक खराब हो जाता है। आज तक मैंने कोई किसी बच्चे को नहीं देखा जिसने अपने पोटेंशियल पे परफॉर्म किया हो ऐसे सिस्टम में। ये ठीक है, ज्वाइनिंग इंडिविजुअल सब्जेक्ट टीचर इज अगेन वेरी, जैसे बोलते हैं प्रिपरेशन डूम करने के बराबर है आज की डेट में, बिकॉज जो जेई का पेपर होता है ना, पीसीएम एक साथ मिलता है 3 घंटे में, आप कितना भी फिजिक्स को टाइम दो, कितना भी केमिस्ट्री को दो, ऐसा नहीं होता कि एक एक घंटे के अलग अलग पेपर हैं। तो पूरे पेपर के अंदर जब हम बच्चे की प्रिपरेशन जर्नी प्लान करते हैं, टेस्टिंग प्लान करते हैं, तो पूरी एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है, मतलब एक पूरा स्टोरी लाइन बनता है कि यहाँ पे हम ये सब्जेक्ट टफ देंगे, ये ईजी देंगे, कि बच्चे को हैंडल करना आना चाहिए, स्विच करना आना चाहिए सब्जेक्ट। इट इज़ नॉट ईजी कि वो एक एक घंटा तीनों को देगा तो उसके मार्क्स देंगे, ऐसा नहीं होता है। मैथ्स में हर क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना पड़ता है, केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन मतलब 10 सेकंड के अंदर ही सॉल्व हो जाते हैं। तो वो जो केमिस्ट्री में 10 सेकंड मतलब 10-20 मिनट बचा के मैथ में इन्वेस्ट करना, या फिर अगर मैथ में बहुत लेंदी क्वेश्चन है और फिजिक्स में रिलेटिवली कम लेंदी क्वेश्चन है तो उनको अटैम्प्ट करना, तो इट इज़ लाइक यू माइट बी नोइंग कि ABCDE ये जो भी 5 क्वेश्चन है मेरे को आते हैं, बट टाइम मेरे पास 3 ही क्वेश्चन करने का है, तो कौन से 3 क्वेश्चन करें, ये ठीक है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो बच्चा एक्सपीरियंस के साथ ही सीखता है जब वो फुल सिलेबस टेस्ट एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा बनाया गया होमोजीनियस एक ही इंस्टीट्यूट के टेस्ट देता है। मतलब ऐसा नहीं कि मैथ का पेपर वहाँ दे रहा है, केमिस्ट्री का वहाँ दे रहा है, या फिर कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है जैसे केमिस्ट्री के टीचर हैं उन्होंने तीनों सब्जेक्ट का पेपर दे दिया, अब उसमें पता नहीं आपका सिलेबस मैच होगा नहीं होगा, किस फिलॉसफी पे है। फिर मान लिया एक टेस्ट तो आपने दे दिया, फिर दूसरे टेस्ट में क्या स्टोरी है। जैसे हमने बोला कि अगर हमने 15 टेस्ट लिए तो उसके अंदर एक हमने स्टोरी बनाई कि यहाँ पे ऐसा टेस्ट लेंगे, यहाँ पे ऐसा लेंगे, यहाँ पे ऐसा लेंगे। वो पूरा प्लान हमारे पूरे साल का बना हुआ है, आपको प्लानर पहले ही मिल जाएगा कब कब टेस्ट होगा। फुल सिलेबस टेस्ट के अंदर हमने कुछ चीज़ें सोच रखी होती हैं कि ये हम फुल सिलेबस टेस्ट में देंगे, ये वाला एस्पेक्ट जो है वो हम चैप्टर टेस्ट में कवर करेंगे, इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो विल बी मिसिंग। सेल्फ प्रिपेयरिंग, अगर मतलब कोई बच्चा अगर मान लिया बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं जिनके पास फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं, बट वो बोलते हैं कि मैं तो खुद ही प्रिपेयर करूँगा, तो
यू शुड नेवर डू इट। ये ठीक है, शुरू में तो एंथुजियाज्म में आप कर दोगे, बट अगर आपने जो 1-2 महीना वेस्ट कर दिया, जो 99.99% बच्चे वेस्ट कर देंगे। क्योंकि देखो सेम IQ के बच्चे हैं, दोनों सेम एफर्ट डाल रहे हैं, ठीक है। एक बच्चे को क्यूरेटेड चीज़ें मिल रही हैं, उसे पता है कि कहाँ पे टाइम वेस्ट होगा नहीं होगा, ये ठीक है, उसे क्यूरेटेड क्वेश्चन मिल रहे हैं, उसकी जो प्रिपरेशन जर्नी है, उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसके हिसाब से उसको चीज़ें मिल रही हैं, तो वो ये जो सेल्फ प्रिपरेशन करने वाला बच्चा इससे बहुत आगे निकल जाएगा। तो अगर मान लिया हमारे पास ऑप्शन है कि हम सेल्फ प्रिपरेशन भी कर सकते हैं या किसी इंस्टीट्यूट में भी कर सकते हैं, आई विल से कि इंस्टीट्यूट इज़ ऑलवेज बेटर, क्योंकि ये कोच वाली चीज़ होगी। कोचिंग अगर आप करोगे, कोई आपको बताने वाला है कि ये सामने गड्ढा आने वाला है, तो आप पहले से समझ जाओगे ना, पहले से उसके साइड से निकलोगे, या आप ये गलती कर सकते हो, रादर देन कि हम खुद गलती करें फिर सीखें। तो ऐसी गलती ना करें अगर पैसे की कोई दिक्कत नहीं है तो। नो योर वीकनेस, मेंस प्लस एडवांस वर्सेस मेंस एंड एडवांस, मतलब हमें रियलिस्टिक होना आना चाहिए। अब कोई पहली बार प्रिपरेशन कर रहा है और मान लिया उसको शुरू में दिक्कत हो रहा है, तो ही शुड इमीडिएटली स्विच टू कि मैं अभी जनवरी तक तो मेंस लेवल की प्रैक्टिस करूंगा, क्योंकि थ्योरी तो दोनों के लिए सेम ही है, ये ठीक है, और मेंस के बाद आई विल स्विच टू एडवांस की प्रैक्टिस। तो ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए, रादर देन कि हम मेंस और एडवांस दोनों लेके साथ में चलें और वो कंप्लीट ही ना हो पाए हमारे मेंस तक। तो मेंस में हमारी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो तो एडवांस का तो क्वेश्चन नहीं उठता, क्योंकि उसी के थ्रू रास्ता जाता है, ठीक है। मूविंग ऑन रादर देन परफेक्शन, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि वो किसी टॉपिक की बिल्कुल खाल उतारने पे लग जाते हैं, उन्हें लगता है जब तक ये पूरी तरह अच्छी तरह समझ में नहीं आया तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, बट उसके चक्कर में उनका बैकलॉग क्रिएट हो जाता है और बस प्रिपरेशन वहाँ से डूम्ड। तो मतलब हमने किसी चैप्टर में मान लिया 80% चीज़ें समझ में आई, 20% नहीं आए, तो हमने डेफिनेटली कोशिश की, एफर्ट डालने के बाद अगर नहीं समझ में आई तो उसको छोड़ दो आगे के लिए, कि कभी आगे देखा जाएगा, बट वी शुड मूव ऑन अलॉन्ग विद द कोर्स प्रोग्रेस। जो जैसे जैसे कोर्स प्रोग्रेस हो रहा है हमारे उसी के साथ होना चाहिए, भले ही परफेक्शन आए, भले ही मेरे को ये सेटिस्फैक्शन ना हो कि मेरे 100% मेरा हो गया, ये ठीक 100% तो किसी का भी नहीं हो सकता, बट अगर आपको ये लगता है कि मेरा 70% ही हुआ है इस चैप्टर में, दैट इज़ फाइन, ये ठीक है, बट कोर्स के आप साथ चल रहे हो, दैट इज़ वेरी गुड। वो आपको बाद में रियलाइज होगा, वो जो 30% का गैप है वो आगे कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा डेफिनेटली, बट अगर कोई बच्चा उस 70% को 90% बनाने पे तुल जाए और मान लिया 2 चैप्टर पीछा हो जाए, उसकी प्रिपरेशन गई, ये ठीक। कवरिंग पार्शियल सिलेबस, बहुत सारे बच्चे इस तरह की स्ट्रेटजी तुम्हें ऑनलाइन पे बनाते हुए मिल जाएंगे कि ये चैप्टर कर लो और इनसे ही काम हो जाएगा, लास्ट में आके पता लगता है ऐसे बाजे बच जाएंगे, ये ठीक है। जो 10,000 के अंदर हाईली क्वालिफाइड हाईली मोटिवेटेड बच्चे हैं वो सारा सिलेबस करके जाते हैं मोर और लेस, ये ठीक है। अगर कोई मान लिया पार्शियल सिलेबस करके गया और सेलेक्ट हो भी गया, तो हो सकता है कि उसकी पोटेंशियल 2,000 रैंक आने का और उसका 8,000 आ जाए, तो उसको फील तो होगा मैं सेलेक्ट हो गया, बट उसे ट्रू पोटेंशियल अपना पता लगे जो IIT में जाएगा, जब वो देखेगा ना कि मेरा IQ 2,000 वाले बच्चों के आसपास ही है, तो मेरी रैंक तो बहुत अच्छी होनी चाहिए थी, देन उसको पछतावा होगा। तो केवल सिलेक्शन हो जाना इज़ नॉट ए टेस्टामेंट कि जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। ये ठीक है। ज्वाइनिंग नॉन सिंसियर फन फील्ड इंस्टीट्यूट, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात कर दिया। लीविंग प्रिपरेशन इन 12th एंड पोस्टपोनिंग इट टू द ड्रॉपर्स, तो अगर कोई बच्चा अभी 11th से 12th में जा रहा है, तो कुछ जगह तो पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि अभी तो तू बोर्ड की तैयारी कर ले, वो बाद में करना। तो देखो, बोर्ड की तैयारी करना मतलब इट इज़ लाइक के 10 ग्राम वेट उठाना, और JEE की तैयारी करना मतलब 100 किलो वेट उठाने के बराबर है। तो अगर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लें कि अभी भी JEE की तैयारी कर लें, भले ही मैंने ड्रॉप लेने का आगे जाके मन बना लिया है, बट हमें प्रिपरेशन नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि हमने जैसे मरी गिरी हुई प्रिपरेशन कर ली, तो भी अगर हमने एक बार चीज़ें पढ़ रखा है तो ड्रॉपर ईयर में इट विल बिकम वेरी ईजी। कम से कम जो आपको पोटेंशियल होगा दैट यू विल बी एबल टू जस्टिफाई। बट अगर सब कुछ ड्रॉपर ईयर के लिए छोड़ दोगे तो डेफिनेटली अगर सिलेक्शन डेफिनेटली होता है बहुत सारे ऐसे बच्चों का, फर्स्ट टाइमर बच्चों का, बट वो कॉम्प्रोमाइज ही होगा। अगर आपकी रैंक मान लिया 500 तक का पोटेंशियल था तो डेफिनेटली 2-3 हज़ार तक पहुंचेगा, ठीक है। निगलेक्टिंग प्रॉब्लम इन प्रिपरेशन का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें हमें दिखती रहती है कि ये वाली जो चीज़ें वो मेरे को परेशान करी। जैसे कोर्स के दौरान मान लें किसी को लगता है कि प्रोग्रेशन सीरीज़ के क्वेश्चन मेरे से होते नहीं, बस वो ये सोचता ही रहेगा। ऐसा नहीं, हमें एक्ट भी करना चाहिए। एक्ट करने का मतलब क्या है, हम 50-100 उसमें क्वेश्चन सॉल्व करें, सॉल्व एग्जाम्पल पढ़ें, उसको एड्रेस करें, उसको निगलेक्ट ना करें, ठीक है। प्रायोरिटाइजिंग डिफरेंट टास्क इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जैसे मतलब कि प्रिपरेशन इतना ज़्यादा वॉल्यूमनस है कि हमें प्रायोरिटी सेट करना आना चाहिए कि मेरे को क्या क्या चीज़ें करनी है। तो जैसे मैं बहुत क्विकली बता देता हूँ कि लेक्चर देखना इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड जो हमारी एक्सरसाइज 1 है वो करना इज़ द सेकंड प्रायोरिटी, मतलब तीनों सब्जेक्ट में पहले ये किया, पहले ये 2 टास्क खत्म किया। फिर जो आपने क्लास नोट्स बनाए हैं उनका रिवीजन करना टाइम टू टाइम मतलब हर 15-20 दिन में, हर 2-3 हफ्ते में उनका पूरा रिवीजन करना, मतलब रीडिंग लगाना इज थर्ड प्रायोरिटी। जब ये तीनों पे टिक 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 हो जाए तीनों सब्जेक्ट में, तब हम 4th टास्क पे जाएं, दैट इज एक्सरसाइज 2 करना जो एडवांस के लिए है।
तो इसलिए प्रायोरिटाइज करना चीज़ों को बहुत ज़्यादा जरूरी है। रिवीजन इन द लास्ट इज इंपॉर्टेंट। तो मतलब एक तो ड्यूरिंग द, अभी जैसे मैंने थर्ड प्रायोरिटी ये रिवीजन ही बोला था कि अपने नोट्स को रिवाइज करना, ये भी इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। और लास्ट में एक बार जब सिलेबस फिनिश हो जाए तब पूरे कोर्स का एक रिवीजन सॉलिड कोर्स द्वारा, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो हम चैम्प मेंस का रिवीजन कराते हैं चैम्प कोर्स के थ्रू, और कैट्स के थ्रू एडवांस का रिवीजन कराते हैं, एंड दैट इज इंक्लूडेड इन जो भी हमने कोर्स बोला है। ठीक है, तो आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू, वेदर आप कंपटीशन में पढ़ रहे हैं या और कहीं पे भी पढ़ रहे हैं। आई वुड होप कि आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, और डेफिनेटली जो प्रिपरेशन है वो स्मूथ नहीं होगा, बी रेडी फॉर इट। बट अगर आप रियली मोटिवेटेड हैं देन यू विल एंजॉय इट, ये ठीक है, एंड यू विल चेरिश योर प्रिपरेशन डेज। मतलब अभी तो आपको बहुत ज़्यादा बर्डनसम लग रहा है, बट जब आपका लास्ट में रिजल्ट आएगा, जब आप आईआईटी में जाओगे, देन यू विल चेरिश दीज डेज, बिकॉज दिस इज समथिंग टू बी प्राउड ऑफ कि आपने इतना चीज़ पुल कर लिया, इतनी मेहनत की, कंसिस्टेंटली मेहनत की। ऐसा नहीं कि 2 दिन मेहनत की और फिर छोड़ दिया। तो आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, कैरियर होगा जहाँ पे आपको इस तरह की स्किल्स चाहिए होंगे, वहाँ पे यू विल स्किल, वहाँ पे यू विल एक्सेल, एंड आई होप यू विल बी गिविंग योर बेस्ट। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप इसके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।